जिसको हम गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, जरा गौर से आप ऑब्जर्व करिए, वो भीड़ तंत्र है। स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था, अंगूठा छाप था, जो स्वास्थ्य मंत्री की पोस्ट पर बैठा है, तो मेडिकल साइंस के बारे में एबीसीडी नहीं पता। ये कितनी हास्यास्पद बात है या रोने जैसी बात है। तो समस्याएं ग्लोबल हैं और हमारी सोच जो है पुरानी, वो है लोक। नेपाल एक गरीब देश है, उनके पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय लकड़ी के, जंगलों के। अब जंगल काटने के जो परिणाम होंगे, जो पानी रुक रहा था वो नहीं रुकेगा, नदी में बाढ़ आएगी, लेकिन वो नदी तो भारत में आ गई। तो क्या इन्हीं क्रांतिकारी सोच के चक्कर में ओशो जी पे इतने केस हो गए? परिवार नियोजन स्वेच्छा पे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आपने कानून बनाया है कि 2 संतान पैदा कर सकते हैं, तो फिर 2 के बाद फिर क्राइम है। ओशो ने जब सन्यास दीक्षा देना शुरू किया, पहली माला महानंद मधु को पहनाई थी, और वो मुरारजी देसाई की भतीजी थी। वहां से आग बबूला थे, ओशो से बदला लेना, मेरे परिवार से मिट्टी टूट गई। ओशो बाइबल के खिलाफ बोले, ईसाई धर्म के खिलाफ बोले, और उन्होंने कहा कि बुद्ध और महावीर के ग्रंथों से और आदि शंकराचार्य, कबीर और नानक के वचनों से बाइबल का कोई मुकाबला ही नहीं, बकवास। ईसाई लोग कभी मानने तैयार नहीं हो सकते। ईसा मसीह की मृत्यु सूली पर नहीं हुई, उसके बाद वे पुनर्जीवित हुए थे। करीब 108 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है। और इसके पहले जो यहूदी धर्म के प्रथम पैगंबर थे, हजरत मूसा, उनकी कब्र भी वही है, कश्मीर में। जो लोग सिर्फ ओशो को सेक्स के लिए जानते हैं उनके लिए क्या मैसेज? कृपया ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर शुरू से लेके अंत तक पढ़ लीजिए। और अगर कोई एक अश्लील बात मिल जाए तो आप मुझे आके गोली मार दीजिएगा, मैं शहर बहुत बड़ी मरने को बात तैयार हो जाऊंगा। एक बात अगर आपको कोई लगे कि खराब है। स्वामी शैलेंद्र जी, आपका भाग 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम ओशो जी की बात को बढ़ाते हैं और ओशो जी का मानना है कि गणतंत्र से गुणतंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जी। उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि हमने वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट जी। की बात की। जी। जिसको हम गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, जी। जरा गौर से आप ऑब्जर्व करिए, वो भीड़ तंत्र है। भीड़ भीड़तन। भीड़ अपना प्रतिनिधि चुन जी। रही है। जी। और चूंकि भीड़ का आईक्यू लेवल ही बहुत नीचा है, उनका सोच, उनका स्टैंडर्ड, है ना, औसत दर्जे से भी कम है जिसको हम कहें, तो नेचुरली उनका प्रतिनिधि भी वही होगा जो जी। इनका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता जी। है ना। ओशो ने एक बिल्कुल नई बात कही, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो व्यवस्था चल रही है, इसका उपयोग करते हुए एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस की जाए, वो है मेरिटोक्रेसी, गुणतंत्र। तंत्र। गुण के आधार पर, मेरिट के आधार पर हम अपने शासक को चुने। अभी हम गुण के आधार पर नहीं चुन रहे, चुन रहे। वो कितने वोट बटोर सकता है। और अधिकांश तो आपको पता है, वो कितने मर्डर कर चुका, कितने रेप कर चुका, कितनी बार जेल जा चुका, ये जी। उसके वो हैं क्वालिटीज, जिन क्वालिटीज। पे तय होता है कि उसको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक पार्टी। बात है। अगर उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो नेता बन के भी क्या करेगा, क्या कुछ नहीं कर करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पाएगा। इस चीज को हमें पूरे तरह से पलट सकते हैं। जी। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं, स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था, जी। वो अंगूठा छाप था। अभी कितनी हास्यास्पद बात है या रोने जैसी बात है। जी। यानी इतने बड़े देश में तुम एक आदमी ऐसा ना मिला जो शिक्षा मंत्री बन सके। अंगूठा छाप, जो अपना दस्तखत भी नहीं कर सकता, वो शिक्षा मंत्री है। रोने जैसी बात है, खून के आंसू बहाने जैसी बात है। जो स्वास्थ्य मंत्री की पोस्ट पर बैठा है, उसको मेडिकल साइंस के बारे में एबीसीडी नहीं नहीं पता, पता। है ना, और ना कभी पता होगी, ना उसको कोई इंटरेस्ट है। बड़ी दयनीय स्थिति है। ओशो कहते हैं इसका सीधा सीधा उपाय हो सकता है, मेरिट के आधार पर चुनाव हो। मान लीजिए अपने को स्वास्थ्य मंत्री चुनना है, तो स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होंगे वो तय हों। कौन खड़ा हो सकता है उस चुनाव में, जो कम से कम ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कम से कम 10 साल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे किसी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका है, मिनिमम। इससे कम वाला तो खड़ा हो ही नहीं सकता चुनाव में, लेकिन ये अंगूठा छाप। है ना। ये खड़ा होगा स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्लस इसको वोट कौन देंगे, कम से कम मेडिकल साइंस में ग्रेजुएट, उससे कम वाले को वोट डालने का अधिकार नहीं है। भाई आम आदमी को क्या पता,
कौन अच्छा डॉक्टर हो सकता है हम्म, जो इस देश का स्वास्थ्य सुधार सके, ठीक बात है ना? ये उसी फील्ड के लोगों को पता होगा ना। हम्म, तो उस फील्ड के ही लोग वोट डालने के अधिकारी होंगे। प्रजातंत्र में हमने कहा कि सब लोग वोट डाल सकते हैं, वही सबको पता कहाँ है? और वो किस आधार पे वोट देते हैं? आपको पता तो है, रात को शराब की बोतल दे जाते हैं, वो हम्म, सुबह उसको वोट दे आते हैं। इसकी वोट की क्या कीमत है? एक शराब की बोतल। ये तंत्र है कि तंत्र नष्ट करने का उपाय है? ये कोई सिस्टम हुआ क्या? सिस्टम तब होगा जिस फील्ड का हमें मंत्री चुनना है, केवल उस फील्ड के जानकार लोग ही वोट देंगे, अन्य कोई कैसे देगा? हम्म, है ना? अगर हमें चुनना है शिक्षा मंत्री, तो मिनिमम प्रोफेसर की रैंक का व्यक्ति ही वोट डालने का अधिकारी है, जिसको पता है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा मौलिक चिंतन मनन वाला कौन है उस फील्ड का। तो वही दुनिया देश के लिए शिक्षा में सही दिशा प्रदान कर पाएगा। हर किसी को बिठाल के हम बना देंगे शिक्षा मंत्री, तो कैसे काम चलेगा? है ना? ठीक बात और वो लोग तय करेंगे पूरे देश के बच्चों की शिक्षा कैसी हो, और वो खुद ही अशिक्षित हैं अभी। नहीं, इस दयनीय स्थिति से पलटना होगा स्थिति को। निश्चित रूप से सारी व्यवस्था पलट जाएगी। जिस पोस्ट पे कोई बैठना है, उस फील्ड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारे देश में कौन सा, उसको पकड़ा जाएगा। और अगर ऐसा भी एक वो चुनाव लड़ने तैयार नहीं है, तो हमको जाके उसके हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर पड़ने पड़ेंगे कि आप योग्य व्यक्ति हैं, आप यह पद संभाल सकते हैं, आपके माध्यम से देश का भला होगा, प्लीज आप इस पोस्ट को ग्रहण कीजिए। क्योंकि हो सकता है उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही ना हो, वो जी ना करना चाहे, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पहचान होगी उसकी कि वो अच्छा आदमी है। जी बुरा आदमी शक्ति के लिए दौड़ता है, अच्छा हम्म, आदमी शक्ति के लिए नहीं नहीं दौड़ता। दौड़ता लेकिन हमें जाके उसको रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप राष्ट्र सेवा में थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आप ये काम कर सकते हैं, आप इसके योग्य हैं। माना कि आपको रुचि नहीं है, दरिद्र देश की भी कुछ सोचो। जी है ना? इसके लिए कुछ करो, तो आपका उपकार होगा अगर आप इस पोस्ट को संभालते हैं। तो जब हम इस प्रकार से लोगों को चुन के बिठा लेंगे, मेरिट के आधार पर, उनके गुण, उनकी प्रतिभा के आधार पर, उन्होंने उस क्षेत्र में क्या योगदान दिया है आज तक, उसका रिकॉर्ड देख के, है ना, तो हम पाएंगे कि हमारे देश की किस्मत पलट जाएगी। देर नहीं लगेगी पलटने में, है आज ना? उल्टी पलटी हुई है आज हम औंधे मुंह गिरे हुए हैं, जी क्यों? अपनी इस व्यवस्था की वजह से, व्यवस्था की जिसको हम वजह राजनीति कहते से हैं। हैं इसमें नीति कम, अनीति ही अनीति ज्यादा है। जी भगवान जाने किस धूर्त ने इसको राजनीति नाम दिया, नीति उसमें है कहाँ? जी है ना? तो इस व्यवस्था को ओशो ने नया नाम दिया कि गणतंत्र नहीं, गुणतंत्र। गणतंत्र डेमोक्रेसी नहीं, मेरिटोक्रेसी। तो इसमें मेरिट, गुणतंत्र वाली बात में गणतंत्र वाली बात तो आ गई, चुनाव इसमें भी हम कर रहे हैं, जी प्रजा में से ही चुन रहे हैं, जी लेकिन अब हम योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुन रहे हैं। जी और वो जरूरी नहीं कि वो राजनेता के सम को हो कि नारे लगाए और रैली निकाले और इस प्रकार से जीते, उसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं क्योंकि उसके फील्ड के लोग उसको वोट देंगे। वहां रैली की जरूरत नहीं पड़ेगी, नारेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में गुणों के आधार पर उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हम्म, आज तक, समाज के लिए उसको देख के चलेंगे ना, जी है ना? नारेबाजी की जरूरत ही नहीं है। हमें तुम्हारी डिग्री और कंट्रीब्यूशन और तुम्हारे अवार्ड्स बताएंगे तुमने क्या किया है, उसके आधार पर चुने जाएंगे। तो सारे चुनाव का खर्चा खत्म हो जाए और योग्य व्यक्तियों के हाथ में जब ताकत आएगी, हम पाएंगे कि निश्चित रूप से बहुत कुछ सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में देश आगे बढ़े प्रगति करेगा। और एक बार अगर किसी देश ने ये मॉडल बना के दिखा दिया, देर नहीं लगेगी, पूरी विश्व में यह व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी कोई लोगों को अल्टरनेट नहीं पता कि नहीं करें क्या। पता यानी पुरानी चीजों से थक चुके, राजा महाराजा से थक चुके, उनको उतार फेंका, साम्यवाद आधी दुनिया में आ गया, 70-80 साल में चीन और रूस, चेकोस्लोवाकिया और कोरिया और सब थक चुके, परेशान हो गए माओवादियों से और मार्क्सवादियों से, है ना? उन्होंने जितना अहित किया, इतना तो राजा महाराजाओं ने किया था, उनसे भी थक गए। बाकी की दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई, सब इनसे भी ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, त्रस्त हैं, मगर कुछ उपाय समझ में नहीं आता, फिर करो तो क्या करो, जी करो तो क्या करो। तो ओशो ने एक बहुत मौलिक विचार दिया
वो है मेरिटोक्रेसी का। और अगर किसी एक देश ने भी इसको अपना लिया एक बार, प्रयोग के तौर पे हम कर लें कि भाई अगर मान लो सफल नहीं हुए, राइट, डिसमेंटल कर देना, जी। खत्म कर देना, फिर कर लेना तुम्हारे चुनाव। सर आपकी लेकिन वो एक बार तो कोशिश ज़रूर करनी एक चाहिए, नई कोशिश करके तो देखो। करके देखो। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सफल होगी, देश का कल्याण होगा। और जहां ये दुनिया को दिखाई दिया, हर देश नकल करेगा नेक्स्ट, है ना? हुँ, क्योंकि हम सभी आगे जाना चाह रहे हैं, पीछे हम जाना पीछे नहीं नहीं चाहते। जा रहे। नेचुरली अब कोई कहे कि राजा महाराजाओं का राज चाहिए, हम नहीं। कहेंगे ना बाबा ना। बहुत हो चुका। हुँ, कोई पूछे वो वाला राज चाहिए हुँ, साम्यवादियों का, कहेंगे ना, हुँ, वो भी देख लिया, सिवाय खून खराबा के कुछ नहीं किया उन्होंने। हुँ। लेनिन ने जितने आदमी मारे रूस में, इतने तो किसी जार ने नहीं नहीं मारे मारे। थे। और मजे की बात है, उन्हीं आदमियों के लिए तो ये शासन पद्धति चेंज की थी, राज हुँ, सिंहासन पलटा था, हुँ। उन्हीं के लिए जिनका खून बहाना पड़ा। जी, बहुत अत्याचार हो चुका है। इसलिए मैं व्यंग में कहता हूं कि राजनीति में नीति है ही नहीं, अनीति ही अनीति है। हाँ, नीति लाई जा सकती है ना? पहले हमें अच्छे आदमी लाने होंगे। अभी हम चुन-चुन के, क्योंकि वोट डालने वाले किस प्रवृत्ति के हमको पता है ना? अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका से एक महिला आई थी, वो स्वयं नेपाली है। जी, एक बड़ी विचित्र बात उसने कही, मैं सुन के चौंका, एकदम से मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको बताऊँ आपको, जी। मैंने उससे मज़ाक में कहा कि तुम लोगों ने किसको प्रेसिडेंट चुना है? कि सर्कस में जोकर बनाने लायक आदमी को। जी। है ना? वो कहने लगे कि अनपढ़ देश में ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा चौंका, उनका अनपढ़ लोगों का देश अमेरिका, तो वो रिप्रेजेंटेटिव वैसे ही चुनेंगे जैसे वो बुद्धि के हैं। मैंने कहा तुम क्या कह रही हो? तब उसने मुझे समझाया, उसकी बात बिल्कुल सही थी। उसने कहा कि अमेरिका के स्टूडेंट तो बेचारे उतना ही पढ़ते हैं जितना गवर्नमेंट उनको कंपलसरी पढ़ाती है, स्कूल लेवल तक। उसको पास करके वो निकलते हैं हाई स्कूल। आप गिनती निकाल लो, डाटा निकाल लो, कितने परसेंट बच्चे कॉलेज जाते हैं, कितने परसेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कितने परसेंट पीएचडी में जाते हैं। उनकी गिनती इतनी न्यून है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि माता पिता सपोर्ट करते नहीं है। अमेरिका में जो परिवार टूटा है, जब तक बच्चा 10+2 में पहुंचा, 2 बार उसकी मम्मी की शादी हो चुकी, 2 बार उसके डैडी की शादी हो चुकी, 3-4 डैडी और मम्मी उसके हो चुके हैं। अभी जिनके साथ वो रह रहा है, इनसे कोई लगाव नहीं, क्योंकि हर नया डैडी आया उसका एक बच्चा पहले से था, हर मम्मी जो नई आई उसका एक बच्चा पहले से था। ही इज ऑलमोस्ट एज इफ अनवांटेड चाइल्ड। अब उसके पैदा करने वाले माँ बाप कहाँ गए, क्या हुआ, उसको भी नहीं पता। अभी जिनके हाथों में वो है, उनको मतलब नहीं। उनसे कोई लगाव नहीं है। हुँ, वो किक आउट करना चाहते हैं। 18वीं साल की वर्षगांठ जो बच्चे की मनाई, बर्थडे, और दैट्स द डे यू गो गेट आउट फ्रॉम द हाउस। इस घर में रहने की इजाजत नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपनी आजीविका भी कमानी है। अब तो जॉब करते हुए कोई छोटा मोटा काम, पार्ट टाइम ही हो सकता है वो, है ना? छोटा मोटा काम उसको करना पड़, अगर उसको पढ़ना है तो भी। और अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी, हायर एजुकेशन, बिना माता पिता की सपोर्ट के ये संभव नहीं नहीं है। है। नहीं है बिल्कुल, है ना? ये बच्चा अपनी जॉब करके अपना भरण पोषण कर ले, अपने रहने का मकान, अपनी कार का इंतजाम कर ले, अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा उठा ले, इतना बहुत है। बहुत। इससे ज्यादा की उम्मीद अपन नहीं कर सकते। तो इस नेपाली महिला ने मुझे बताया कि आप डाटा तो देखो, अमेरिका में कितने लोग हैं जो, जिनको आप रियली एजुकेटेड कह सकते हो। ये स्कूल वाली एजुकेशन को आप, ये तो कंपलसरी थी, लेनी ही थी। और वहां से पास होना ही था, स्कूल वालों को भी पास करके निकालना ही था, चाहे वो योग्य हो कि ना हो। तो कब तक फेल करके रखे। जी, निकालना ही था। तो ऐसे निकाले गए हैं वो, है ना? और पढ़ने की स्थिति तो बहुत कम लोगों की है जिनको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसी फैमिली नहीं बची है जो फैमिली सपोर्ट कर सकें, जी, है ना? तो इसलिए उस महिला ने जो कहा कि अनपढ़ों के देश में वो जो प्रतिनिधि चुनेंगे, वो उनकी ही मानसिकता वाला होगा, वो रियली उन्हीं का प्रतिनिधि है। वो जी औसत दर्जे की आईक्यू उससे भी बिलो बिलो औसत दर्जे का, वो कुछ ऊट पटांग ही हरकतें करेगा।
है ना, क्योंकि जिन्होंने चुना है वो उनकी बुद्धि इतनी थी। अब आप ओशो की मेरिटोक्रेसी वाली बात को समझिए, जस्ट इसका अपोजिट, बिल्कुल ठीक बात। है ना। और डेमोक्रेसी में ऐसा ही होगा जैसा कि हो हो रहा रहा है। है ना, जैसा हो रहा है, इससे भिन्न अपन सोच ही नहीं सकते। तो डेमोक्रेसी अब आउट ऑफ डेट हो गई है। ओशो ने उससे बेहतर प्रणाली प्रस्तावित की है, और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण इससे हो सकता है। और नेक्स्ट स्टेप वो जो कहते हैं वो होगी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो चलो पहले तो देश देश में हो मेरिटोक्रेसी, है ना। फिर ये जो इंटेलिजेंसिया इकट्ठी हो गई, प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब इनके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल दिमाग के नहीं है, हम्म, है ना। ये मेलजोल कर सकते हैं, ये आपस में समन्वय सामंजस्य स्थापित करते हैं। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, शांति वार्ता चलती है और यहाँ पे युद्ध की तैयारी चलती है। हम्म, वो शांति बस वार्ता की वस्तु वार्ता है है, और कुछ नहीं। यूएनओ का काम कुल है बातचीत करना, बातचीत। होना कुछ नहीं है, होना तो युद्ध ही है, बस बातचीत में। क्योंकि वो सब पॉलिटिकल है, यूएनओ में भी जिनको बिठाला गया है वो सब पॉलिटिशियन है, उनके नाते रिश्तेदार, उनको पकड़ के वहां बिठा दिया गया, और वे वही बोल रहे हैं जो उनका नेता कहलवाना चाह रहा जी, है। तो कुछ नई बात तो हो नहीं सकती, खुद से नहीं है ना। बोलना। वो चालाक धूर्त और बदमाश लोग वहां से बैठ के इशारा कर रहे हैं तुम्हें क्या करना हम्म, है ना। वो कोई शांति समझौता कभी नहीं होने नहीं देंगे, होने देंगे। है ना। लेकिन जब एक बार ये इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में ताकत आ गई, है ना, ये लोग लड़ाई में उत्सुक नहीं होंगे, हम्म, कि अच्छे लोग हैं, है ना, ये कोई नारे लगा के नहीं आए यहाँ पे, लोगों ने आके उनके पैर पकड़े थे और उनको बिठाला है। इनके मन में उनका भी सम्मान होगा, उनकी भी इज्जत रखनी, जिन लोगों ने मुझे ये पद दिया है, इनके कहीं कुछ भी अहित ना हो जाए, है ना। इन लोगों की जरूर आपस में सामंजस्य हो सकती विश्व स्तर पे, और तब ये हो सकता है कि भाई अलग अलग देशों की क्या जरूरत है, खत्म करो ये पासपोर्ट और वीसा का खेल तमाशा, है ना। एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, है ना, क्योंकि अब वो पावर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम्म, राजनेता जो है वो चाहता है कि चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटें, टूटे। ताकि ज्यादा पावर, है ना। हम्म, एक मान लो मध्य प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ के लोग चाहते थे कि वो अलग हो जाए। हम्म, छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ का एक अलग मुख्यमंत्री बनेगा, एक अलग शिक्षा मंत्री बनेगा, एक जी, अलग वित्त मंत्री बनेगा, उतने सारे विधायकों की गिनती बढ़ जाएगी, उनकी जी, अपनी अलग सत्ता होगी, है ना। तो ये चाहते हैं कि चीजें टूटें, है ना। देश हमारा दो हिस्सों में टूट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए, फिर बांग्लादेश बन गया। अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं खालिस्तान बनाने की, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ और, नागालैंड अलग बनाने की। तो कश्मीर बनाने सब की। चाहते हैं एक देश हो जाए वो। जी, क्यों? अभी जो मुख्यमंत्री फिर वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, जी, उसकी औकात बहुत बढ़ जाएगी, जी, है ना। अभी छोटा मोटा राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति की पद पे पहुंच जाएगा। जी, तो ये सब चाहते हैं लड़ाई हो, खंड हो, टुकड़े टूटे, ताकि वो बहुत सारे लोग ताकतवर हो सकें, है ना। जब इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में ताकत होगी, उनको तो ताकत में रुचि नहीं है, वो चाहेंगे कि हम सब मिलजुल जाएं, जी, हम क्यों अलग अलग, है ना। जब हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सुखी समृद्धि सब तरफ हो सकें, सब लोग स्वस्थ हो सकें, सब अच्छे से रह सकें, तो हम बटे हुए क्यों कर रहे हैं ये काम, हम मिलजुल के करेंगे तो और अच्छे से होगा। जी, क्योंकि एक्चुअली समस्याएं अब ग्लोबल हैं, जी, और समाधान हम खोज रहे हैं लोकल, लोकल। ठीक बात है। मतलब आपस में कुछ मैचिंग नहीं है, मैचिंग में। है ना। कोरोना आया, वो कीटाणु जहां कहीं से भी आए, भाई वायुमंडल में तो कहीं दीवार नहीं खड़ी कि ये चीन की दीवार, अब यहाँ से तुम भारत नहीं जा सकते। हम्म, वायरस तो कोई पासपोर्ट वाले नहीं, उनको तो वीसा लेना नहीं पड़ता, वो तो सब जगह फैल गए। पूरे यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए। वायुमंडल को कौन रोक सकता है कहीं आने जाने से। समस्या है ग्लोबल, और हमारी फिलहाल जो राष्ट्रीय सरकारें हैं, वो जो कुछ भी कर रही हैं वो बिल्कुल लोकल है। आप ग्लोबल समस्या से नहीं निपट पाएंगे, हम्म, ये आपके छोटे से क्षेत्र का सवाल नहीं है। अगर लोकल समस्या होती तो हम लोकल, पेंडेमिक से आप नहीं लड़ सकते, पेंडेमिक यानी विश्वमारी। जी, अगर लोकल कुछ इन्फेक्शन होता, गांव में एक बीमारी फैल गई है, छूत की बीमारी, तो कुछ किया जा सकता था वहीं लोकल, जी, और हम उससे निजात पा लेते, दूसरे गांव में उस बीमारी को ना जाने देते। अब यातायात के साधनों की वजह से,
लोगों का लगातार यहाँ से वहाँ आवागमन हो रहा है। अब हम एक ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं। दिस इज द फैक्ट। जी, अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अब अलग है और अमेरिका अलग है और अफ्रीका अलग है। वही प्रतिदिन आप नेट पे देखिएगा, एरोप्लेन में कितने लोग यात्रा जी, करते हैं जी। रोज। करोड़ों करोड़ों, लोग, करोड़ों। करोड़ों लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो पुराने जमाना गया कि येलो फीवर की बीमारी अफ्रीका में होती थी, अफ्रीका वालों को कहीं मत जाने दो ताकि वो वहीं लोकलाइज्ड रहे, कहीं हुँ, ना हो। कि बांग्लादेश में कालाजार की बीमारी होती थी, बंगालियों को रोक दो वहीं, हुँ, हुँ। पूरे देश में ना फैल जाए। अब ये संभव नहीं है। तो समस्याएं ग्लोबल हैं और हमारी सोच जो है पुरानी, वो है लोकल। लोकल। मान लो नेपाल एक गरीब देश है, उनके पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय लकड़ी के, जंगलों के। उनकी जमीन से ना कोई मिनरल्स निकलता, ना लोहा निकलता, ना तांबा निकलता, ना सोना चांदी, ना हीरा मोती, ना पेट्रोल। गरीब देश है ना। उनके पास जंगल ही है, वो जंगल काटेंगे और बेचेंगे, उनकी मजबूरी है। अब जंगल काटने के जो परिणाम होंगे, जो पानी रुक रहा था वो नहीं रुकेगा, नदी में बाढ़ आएगी, लेकिन वो नदी तो भारत में आ गई था, वो बाढ़ तो हमको झेलनी पड़ेगी, हुँ, जहां से भी वो नदी गुजरेगी। अब समस्या बटी हुई नहीं है कि उनकी समस्या और हमारी समस्या। अब उनकी मजबूरी है, वे कुछ और कर ही नहीं सकते। गरीब आदमी के पास लकड़ी थी बेचने को, लकड़ी बेच रहा है, लेकिन उसका नुकसान अब दूसरे देश से भी भुगतेंगे। जहां नदी जा रही थी, हुँ। नदी को तो आप नहीं रोक सकते कि उनने लकड़ी बेची थी वहां पे तबाही मचाओ, हमारे देश में क्यों आ गई। भाई जमीन तो जुड़ी हुई है। जी, ये तो राजनेताओं ने नक्शे में लाइन खींच दी नक्शल। कि ये भारत है, ये नेपाल है। अन्यथा कहाँ अलग अलग है, पूरी जमीन एक है। जो हम धरती को माता कहते हैं, हमें शर्म नहीं आती अपनी धरती माता को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं, उसकी छाती पे हम निशान बनाते हैं, ये हमारा तुम्हारा, ये दुश्मन का ही। सही बात। वो वहां मार काट मचाते हैं और हम सब कह रहे हैं हमारी धरती माता, हम सब उसकी संतान, और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जब तक राजनीतिज्ञों के हाथ में ताकत रहेगी, हम इससे बच ही नहीं सकते। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो है वेपन्स, युद्ध जी, अस्त्र से। वो चाहते हैं कि दुनिया में लड़ाई होती रहे, क्योंकि इसी में प्रॉफिट है। शांति जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, युद्ध जो है प्रॉफिटेबल है। तो लड़े कहीं और, मरे उनके आदमी, हमारे अस्त्र शस्त्र बिके। मतलब वो लड़ने वालों को मनुष्य की तरह नहीं देख रहे हैं, ग्राहक की तरह देख रहे हैं। ये लड़ेंगे दो देश, तो ये भी हमारे ग्राहक हैं, ये भी हमारे ग्राहक हैं, दोनों हमसे खरीद। वो चाहते हैं लड़ाई होती रहे। होती रहे। वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि लड़ाई हो, ओह! है ना। हाँ, हमारी जमीन पे ना हो, हमारे आदमी ना मरे, मरे तुम्हारे आदमी, लेकिन खरीदो हमसे, खरीदो मारने हमसे, का हथियार हम पैसा देंगे। हमारे पास है। हाँ, पैसा हमारे पास आएगा। अब इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है? जब तक देश अलग अलग हैं, ये रहेगी, ये बदमाशी चलती रहेगी, है ना। गरीब देशों के लोग लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे, और अमीर देश और अमीर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके ग्राहक हैं। हुँ, और खून खराबा का व्यवसाय है ये, जी, जिसको हम राजनीति कह रहे हैं, कत्ले आम का व्यवसाय है, वही प्रॉफिटेबल है। जी, जब तक शांति प्रॉफिटेबल ना हो जाएगी, विश्व शांति नहीं हो सकती। जी, इस बात को फिर से दोहरा दूं, जब तक शांति प्रॉफिटेबल नहीं होगी कि लोगों को इससे फायदा हो, तब तक विश्व शांति नहीं हो सकती। फिलहाल युद्ध प्रॉफिटेबल है, बड़ी बड़ी शक्तियों का, बड़े बड़े अमीरों का इसी में लाभ है कि लड़ाई होती रहे। तो वही हो रहा है। जैसे डॉक्टरों का लाभ इसमें है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाभ इसमें है कि लोग बीमार हों। विश्व स्वास्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि इनका सारा लाभ ही बीमारी में है। जब जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आता है हमारे देश में, डॉक्टरों को देखिए बड़े प्रसन्न नजर आते हुए, कहते सीजन बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो खूब मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं और जम के इन्फेक्शियस बीमारियां फैल रही हैं। ठीक बात। उनकी जेब गर्म हो रही है। मक्खी मच्छर जो हैं वो डॉक्टरों के एजेंट हैं, है ना। उनके द्वारा ही इन्फेक्शन फैलते हैं, जी, और डॉक्टर बड़े प्रसन्न हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत प्रसन्न, खूब प्रॉफिटेबल हो रहा है। वो डॉक्टरों को दे रही हैं गिफ्ट महंगे महंगे कि आपने हमारी इतनी दवाइयाँ बिकवा दी, इतना और बिकवा दीजिए तो ये विश्व टूर की टिकट आपको देंगे, इतना जी, और कर दीजिए तो फलानी टिकट देंगे, है ना।
डॉक्टर का लाभ इसमें है कि लोग बीमार हों, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ऐसे ही राजनेता का लाभ इसमें है, विश्व के अमीर देशों का लाभ इसमें है कि दुनिया में युद्ध चलता रहे। हुँ, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है हुँ, और इसका सॉल्यूशन हमें खोजना होगा। और जब इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में मेरिटोक्रेसी, तो हम धीरे धीरे उस तरफ खिसक रहे हैं। अब अगर हुँ, मेरिटोक्रेसी आ गई, दुनिया के 10-20 देशों में भी आ गई, तो ये सारे इंटेलिजेंट लोग मिलकर सोचेंगे भाई हमको तो आपस में लड़ना नहीं जी, है ना, हम तो सब एक दूसरे का हित चाहते हैं, क्यों ना फिर हम एक हो जाएं। हुँ, मान लो नेपाल की समस्या मैंने कही कि वहां की गरीबी की समस्या है, भाई अपन कुछ ऐसा इंतजाम करो कि उनको जंगल ना काटना पड़े, जी, तो हमारे देश में बाढ़ की समस्या नहीं आएगी, तब हम ग्लोबल सोच पाएंगे। अभी क्या है कि समस्या जहां है हम उसका कुछ कर नहीं रहे, लेकिन समस्या के जो साइड इफेक्ट थे, जो परिणाम आ रहे थे, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते, वो तो कर ही नहीं सकते। कर नहीं काज सकते। एंड इफेक्ट में काज को बदलना होगा, हुँ, हम इफेक्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक बात। है ना। तो हमारे नेताजी यहाँ के कितने ही हेलीकॉप्टर में बैठ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करें, भाई कोई इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बाढ़ कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, उसकी वजह क्या थी, उसकी रोकथाम की जा सकती है। लेकिन वो एक ग्लोबल चीज है, इंटरनेशनल चीज है ना। तो जब तक एक विश्व सरकार ना हो, ये हो नहीं सकता कि आप दूसरे देश वालों को कैसे मना कर सकते हो। हुँ, जब आपको उसका कुछ अल्टरनेट देना होगा, अगर वो जंगल नहीं काटेंगे तो उनकी कमाई कैसे होगी, आपको कुछ सुझाना होगा। हुँ, निश्चित रूप से उनके पास पहाड़ हैं, उनके पास नदियां हैं। अकेले नेपाल में इतनी बिजली पैदा की जा सकती है कि पूरे नेपाल को फ्री ऑफ चार्ज बिजली सप्लाई हो, और भारत और बांग्लादेश को भी बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बेच सकते हैं वो। इतनी क्षमता है, इतने डैम बन सकते हैं, इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशन है, क्योंकि पहाड़ों पे है तो जगह जगह डैम बन सकते हैं, खूब नदियां हैं, खूब पानी आ रहा है, खूब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। गरीबी की वजह से उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो डैम बना सकें, उनकी मजबूरी है ना। अगर एक अमीर देश मदद कर दे, भाई आप उनसे बिजली ले लेना बदले में, हुँ, अगले 20 साल का समझौता कर लो, है ना। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं सुलझ सकती, लेकिन वो लोकल लेवल पे नहीं सुलझेंगी, नहीं सुनी। है ना, क्योंकि लोकल है ही नहीं वो। हुँ, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। कोई देश ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम इंडिपेंडेंट, हुँ, ऐसा है ही नहीं। ऐसा है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डिपेंड भांति भांति से डिपेंडेंट हैं, हुँ, है ना। सब जोड़ बना हुआ है, और ये पूरी धरती माता एक है। एक है। इसके खंड खंड और टुकड़े ना करो, इसको एक की दृष्टि से देखो। हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा एक कुटुंब है। तो ओशो यही बात कह रहे हैं पुनः नए शब्दों में, वन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड। एक पृथ्वी, एक मनुष्यता, है ना। कोई पासपोर्ट, कोई वीसा की जरूरत नहीं है, जिसको जहां अच्छा रखना हो वहां जाए, वहां रहे चैन से। तो क्या इन्हीं क्रांतिकारी सोच के चक्कर में ओशो जी पे इतने केस हो गए थे? आई थिंक जब उनकी मृत्यु हुई 1990 में तब 145 केस थे शायद। हम्म, तो वो क्या इसी वजह से हुए थे और आज भी वो केस हैं या खत्म हो गए अब सारे? जब वो व्यक्ति नहीं रहे तो केस किस पे चलाएंगे, जी। है ना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी। ओशो ने हमेशा नए समाधान दिए और इतने तार्किक ढंग से पेश किया कि बिल्कुल सत्य है, ये सुस्पष्ट कर दिया। जी। और तुम जिन समस्याओं से जूझ रहे हो, यू आर चाइल्डिश, है ना, इसको तो बिल्कुल चुटकी में सुलझाया जा सकता है। और यह बात लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम अभी तक मूर्ख थे, हुँ। यू आर इडियट्स। कैसी कैसी समस्याएं खड़ी कर ली तुमने, है ना। मान लो जनसंख्या की समस्या है, ओशो ने जब आवाज उठाई थी 1960 के दशक में, हुँ, उस समय की वो प्रवचन है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसका नाम है। जी, उस समय ओशो कह रहे थे कि परिवार नियोजन स्वेच्छा पे नहीं छोड़ा जा सकता, जी। कंपलसरी होना चाहिए। स्वेच्छा पे छोड़ने का क्या सवाल, ये आदमी इतने मूर्ख हैं, तो उनकी बुद्धि पे छोड़ कैसे सकते हो। और तब 40 करोड़ थी पॉपुलेशन, आज करीब करीब 3-4 गुनी हो गई उससे। जी, काश उस समय ओशो की बात सुनी होती, लेकिन उस समय तो उन पर केस मुकदमे दायर कर दिए जी। कि आप कह रहे हो कि अनिवार्य संतति नियमन होना चाहिए। हुँ, अगर आपने कानून बनाया है कि 2 संतान पैदा कर सकते हैं, तो फिर 2 ही। 2 के बाद फिर क्राइम है हुँ, ना।
और अगर एक का किया है तो, और फिर सारी व्यवस्था ऐसी हो कि जो कम बच्चे पैदा कर रहा है उसको आप सपोर्ट करो। जी। अभी तो उल्टा है, एक के 10 बच्चे हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी 10 में विभाजित हो जाएगी, उसको उस तक इनकम टैक्स उतना कम देना पड़ेगा, हुँ, इनकम डिवाइडेड हो जाएगी। हुँ, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, इस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए कि भूखा मर जाए। ये राष्ट्रद्रोही है। हुँ, और जिसने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है, उसको पुरस्कृत होना चाहिए। हुँ, यह राष्ट्र सेवक है। हमें अपनी परिभाषाएं बदलनी पड़ी थी राष्ट्रद्रोही की और राष्ट्र सेवक की। हुँ, इस व्यक्ति ने इतना बड़ा उपकार किया है कि अपने पीछे संतान छोड़ के नहीं जा रहा है। ही सो गुड, सच सज्जन आदमी है ये, है ना। और जो जनसंख्या बढ़ा के जा रहा है, ये तो मर जाएगा, ये मुसीबत तो छोड़ गया ना वो। अभी हंगामा मचाएंगे, हम बेरोजगार हैं, हमारे रहने का मकान नहीं है, बीमार पड़ गए, फ्री इलाज चाहिए। ये सब करना तो पड़ेगा समाज को। हुँ, ये दूसरों के ऊपर बोझ छोड़ के जा रहा है, हुँ, उसको अपराध की कैटेगरी में गिना जाए। तो हुँ। ओशो ने 1960 के दशक में आवाज उठाई थी। आपका कहना ठीक है, लोगों के क्रांतिकारी ओशो के क्रांतिकारी विचारों की वजह से लोगों ने उनका विरोध किया, उनके ऊपर भांति भांति के केस मुकदमे चलाए। जबकि ओशो की बात ही कुछ दम रखती है और न केवल देश का बल्कि विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो क्या यही वजह थी कि ओशो जी भारत छोड़ के अमेरिका गए? या उनको यहाँ से इतनी दिक्कत हो गई थी या उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें लोग मार देंगे, इसलिए वो अमेरिका देखिए, गए? मरने से तो डरते रही हैं, तो ये वाली बात तो छोड़ दीजिए कि जी, मरने से वो डरते हैं, जी, है ना? उससे वो नहीं डरते हैं। उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ। जी, कोरेगांव पार्क पूना में जहाँ उनका आश्रम था, जी। वो करीब 6 एकड़ में है ना? और लोग कितने रह रहे थे आके वहाँ बहुत हज़ार। पूना में? एट ए टाइम 10,000। जी, ये लोग कहाँ रह रहे थे? जितनी होटलें थी, जितनी धर्मशालाएँ थी, जितनी लॉज थी, वो सब भर चुकी थी पूना की, है ना? इसके अलावा खेतों में टेंट लगा-लगा के लोग रह रहे थे। कितनी तकलीफ में जी रहे थे। अब ठंड में और गर्मी में और बरसात में खेत में टेंट लगा के जीना कोई हँसी खेल है? और वो भी एक विदेशी आदमी के लिए जो बहुत सुख सुविधा में एयर कंडीशन भवन में रहा है। लेकिन लोगों को ओशो के दर्शन मिल जाएँ इसके लिए ये भी मंजूर था, है ना? स्वाभाविक रूप से जो बीमारियाँ खासकर वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, डायरिया और लूज मोशंस वाली बीमारियां, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ये बीमारियां खूब फैल रही थी। क्योंकि इतने लोगों के लिए तो शुद्ध पेयजल का इंतजाम करना भी संभव नहीं था। कोशिश की जाती थी सब, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे भाई 10,000 लोगों के लिए? कोई आदमी 5 किलोमीटर दूर खेत में रह रहा है टेंट में। ठीक है, यहाँ से हम आरओ का वाटर उसको दे रहे हैं, वो एक बोतल ले गया। अगर ये कब कैसे कब चलता, तक स मतलब बड़े स्केल पे संभव नहीं है। नहीं। चलो एक समझदार आदमी वो तो कर रहा है कि पानी यहीं से ले जाना है पीने के लिए और कहीं का नहीं पीना है। कभी न कभी मजबूरी आ जाती है ऐसी। कोई होटल में खाना खाने गया, वहाँ का उसने अनफ़िल्टर्ड पानी पी लिया, हेपेटाइटिस हो गई, जॉन्डिस हो गई, गया उसका 1 महीना हो गया खराब उसका। तो इस प्रकार की बीमारियों से बहुत जूझना पड़ रहा था और लोग बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि ओशो से इतना लगाव है, प्रेम है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तकलीफ झेल लेंगे। अब बरसात के दिनों में कीचड़ में चल के ही आखिर खेत में आदमी अपने टेंट तक पहुंचेगा। कितनी मुश्किल है ना? सांप भी हो सकता है रास्ते में। लोग सब प्रकार की तकलीफ झेलने तैयार थे और ओशो ने खूब कोशिश की कि कोई बड़ी जगह मिल जाए। लेकिन भारत की सरकार, उस समय मुरारजी देसाई प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री थे, जी, वो ओशो के सख्त खिलाफ थे। और उसकी वजह ये थी, उनकी भतीजी ओशो की पहली शिष्या बनी। माँ आनंद मधु ओशो ने उसको नाम दिया जी। था। ओशो ने जब संन्यास दीक्षा देना शुरू किया, पहली माला माँ उन्हीं को आनंद मधु को पहनाई थी जी, और वो मुरारजी देसाई की भतीजी थी। वहां से आग बबूला थे कि ओशो से बदला लेना है। मेरे परिवार से एक व्यक्ति टूट गया। तो वो पूरा बदला लेते रहे। उन्होंने इतनी मुसीबतें खड़ी की कानूनी ढंग से, है ना? तब यह मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा कि भाई इस देश को छोड़ के जाना होगा। इन सब लोगों के स्वास्थ्य की खातिर, ये लोग सुख सुविधा में रह पाएँ इसलिए। तो ओशो को अपनी मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं,
स्वभावतः इसमें किसी किसी की डेथ भी होगी। अगर 100 आदमियों को जॉन्डिस होगी, 99 क्योर हो जाएंगे, एक नहीं हो पाएगा क्योर, जी। है ना? इतने डिसेंट्री और डिहाइड्रेशन के केस होंगे आए दिन सैकड़ों, है ना? आपको पता होगा पश्चिमी मुल्कों से जब कोई भारत आता है तो अभी उसने यहाँ का खाना पीना भी कुछ नहीं लिया है, एयरपोर्ट पे ही डायरिया शुरू हो जी, जाता है। इसको जी, बोलते हैं ट्रेवलर्स डायरिया, जी, है ना? जी। अभी कोई कीटाणु भी उसके अंदर नहीं गया, नहीं गया। लेकिन वी डोंट नो व्हाई ट्रेवलर्स डायरिया भी होता हुँ, है ना? पर्यटकों की बीमारी। तो इतने बड़े पैमाने पे लोग तकलीफ झेल रहे थे, ओशो से वह नहीं देखी जा रही थी और इसलिए वे सहमत हो गए कि कहीं बाहर बड़ी जगह। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाके पूरा अपना शहर बसाया। जी। इसमें कितना टाइम लगा? लेकिन फिर वो वहाँ वो भी छोड़ के आ गए वापिस, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे उन्हें ज़हर दिया गया था। ओशो को वीसा नहीं दिया गया था। हुँ, जो 6 महीने का वीसा उनको पहले मिला था, उसको एक्सटेंड भी नहीं किया गया और नए वीसा के लिए जो अप्लाई किया गया, सरकार ने कभी उसका कोई उत्तर नहीं दिया यस और नो में, अमेरिका में। अमेरिकन सरकार ने। हुँ, तो ओशो वहाँ पे 4.5 साल बिना वीसा के रहे। सरकार या तो नो कहे तो वापस लौट जाएँ, हाँ, या हाँ कहे तो तो रहें। वहीं रुके। हाँ, तो 4.5 साल, लेकिन उनके शिष्यों ने कहा कि ठीक है, जितने समय भी आप रहेंगे, हम जो बेस्ट यहाँ हो सकता है वो करके आपको देंगे। जिस वजह से अब भारत छोड़ के आना पड़ा। जी, तो उनके शिष्यों ने मिलके, जिसमें बहुत रईस-रईस, बहुत अमीर लोग, बड़े प्रतिभाशाली धनी लोग, जानी-मानी सेलिब्रिटीज़ अमेरिका की, एक बहुत बड़ी फ़िल्म प्रोड्यूसर हुए हैं अमेरिका के, उनकी पत्नी ओशो की सेक्रेटरी बनी बाद में, है ना? वो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा वर्ग ओशो से जुड़ा हुआ था। एक सज्जन थे जिनकी हीरों की खदान थी, बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ उनकी थीं। इस प्रकार के लोग ओशो से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने इतना बढ़िया इंतज़ाम किया, वो जो ज़मीन थी, उसका एरिया पता है आपको कितना बड़ा था? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुना बड़ा, हुँ, 64,000 एकड़। 64,000 एकड़ में। कैपिटल से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा। जी, जी। इतना बड़ा तो उसका एरिया था, हुँ, है ना? सैकड़ों बसें, 5 हवाई जहाज़, इन सब का इंतज़ाम ओशो के लिए किया गया, है ना? पब्लिक के लिए पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कंटिन्यूअस, हर 2 मिनट में बस मिल जाती थी, कहीं से भी कहीं जाना हो, कोई प्राइवेट कार अलाउड नहीं थी, मिनिमम पॉल्यूशन, है ना? बहुत सुंदर शहर बसाया। 2 शहर थे, एक का नाम था द सिटी ऑफ रजनीशपुरम, जिसकी मैं अभी चर्चा किया। फिर एक और शहर था जिसका पुराना नाम था एंटीलोप। वहाँ के लोग विरोध करते थे हम लोगों का, तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्हें 2 गुने 3 गुने दाम में बेच के सब चले गए। तो वहाँ का कोई एक नागरिक भी नहीं बचा। फिर उस चूँकि वहाँ हमारे ही लोग रहने लगे, फिर इन्हीं की म्युनिसिपैलिटी बनी। इन लोगों ने फिर उसका नाम चेंज कर दिया सिटी ऑफ रजनीश। तो ओशो के नाम से 2 शहर थे। आज भी हैं? नहीं, अब तो हम लोग तो छोड़ के सब चल दिए वहाँ से ओशो जी, के बाद, जी, क्योंकि हम लोग तो ओशो की खातिर रह रहे थे। जी, और ओशो को उन्होंने वीसा कभी दिया नहीं, जी, ना कभी इनकार किया। जी, क्योंकि इनकार कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिस एप्लीकेशन फॉर्म जो दी गई है, उसमें जो कारण होना चाहिए वीसा ओके करने के, वो सारे कारण मौजूद हैं। तो मना कैसे करें? और हाँ कहना नहीं चाहते, तो गले में इसको फांसी लगी ना, हुँ, कि ना गुटकते बने ना निगलते निकलते बने। बने। ऐसी वाली स्थिति। और ओशो के क्रांतिकारी विचार, तो वहाँ की वो सरकार भी आग खिलाफ बबूला थी। सरकार और वहाँ के चर्च, चर्च के पादरी और जी, वो महामहिम पोप तक, इटली और रोम तक सारी बात पहुँच रही रोज। ओशो रोज रात को इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, जिसमें सारे विश्व के पत्रकार आ रहे हैं रोज। पूरे विश्व में ओशो की बात फैल रही, और सारी बातें ऐसी हैं जो हजम करने योग्य नहीं। ओशो ने ऐसी ऐसी बातें उजागर की अमेरिकन सरकार के खिलाफ कि निरुत्तर। जैसे ओशो ने कहा कि ये कैसी डेमोक्रेसी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी, जहाँ की जो मूल प्रजा है, जिनको वो रेड इंडियंस कहते हैं, है ना, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन सकते। खाक प्रजातंत्र है ये। तुम सब जो सफेद चमड़ी वाले हो, तुम विदेश से आए बंदूकें लेके, और यहाँ के बेचारे भोले भाले लोगों को तुमने उनका सब हड़प लिया, लूट लिया। उनके पास तो बंदूक नहीं थी, वो तो लकड़ी और पत्थर के हथियार यूज कर रहे थे। तुमने अधिकांश को मार डाला, जो जिंदा बचे हैं उनको रिजर्वेशन में डाल दिया है। रिजर्वेशन यानी ओपन जेल, ओपन जेल। है ना? उन लोगों को अलाउड नहीं है कि वो शहर में आए, वो वहीं रहें रिजर्वेशन में। उनको वहीं पे मुफ्त में खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाएगा, मुफ्त
उनको पैसे मिल जाएंगे, उनको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। ये उन्हें बर्बाद करने का एक नया उपाय अमेरिका ने खोजा। ऊपर से लगता है बड़ा कंपैशनेट। देखो सरकार इनको हर महीने तनख्वाह देती है, पर्पस क्या है? जब मुफ्त में पैसा मिलेगा तो कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कोई नहीं, कोई काम धंधा नहीं हाँ, करेगा, कोई काम धंधा है ही नहीं, है ही करने की नहीं। जरूरत क्या ठीक बात। है ना? और जब मुफ्त में मिल रहा है तो पैसा, तो आप दिन भर करोगे क्या? हुँ, ये शराब पियोगे, ड्रग्स लोगे, जुआ खेलोगे, भाई कोई काम तो करना नहीं, नौकरी तो करना नहीं है, करोगे क्या? जुआ खेलोगे, दारू पियोगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। तो आधे रेड इंडियन रिजर्वेशन में रहते हैं, आधे जेल में बंद हैं। हुँ, और इनको बेचारों को कोई भाषा नहीं आती, अंग्रेजी भाषा, ना तो वो केस मुकदमा लड़ सकते, उनको कुछ आता ही नहीं, आधुनिक दुनिया के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं, पता ही नहीं। है ना? ये उस नस्ल को नष्ट करने का उपाय है। ओशो ने इस बात को उजागर किया वर्ल्ड प्रेस के सामने कि अमेरिकी सरकार जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती है, ये कहाँ है डेमोक्रेटिक? जो मूल निवासी हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, और तुम डेमोक्रेटिक हो, और तुम सब विदेशी हो जो आए हो यहाँ कब्जा जमा के बैठ गए, तुम अपराधी हो, और जिनकी तुमने जमीन छीन ली उनको तो वोट डालने का अधिकार नहीं, वो तो उनकी आवाज तो कोई सुन ही नहीं सकता। हुँ, ओशो का मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, तुम उनके साथ न्याय करो, सरासर अन्याय हो रहा है। और जिस प्रकार से तुम मुफ्त में उनको पैसा देके उस जाति को ही नष्ट कर रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे वो नष्ट होते जा रहे हैं। जी, जब उनको कुछ काम धंधा करना ही नहीं है तो बुद्धि विकसित होती है समस्याओं से। जी, जब हमारे सामने कोई चैलेंज आते हैं तो हमारे भीतर प्रतिभा विकसित होती है। जी, उनके सामने कोई चैलेंज है ही नहीं, खाओ पियो दारू पियो ड्रग्स लो लड़ाई झगड़ा करो जुआ खेलो मारपीट करो जेल खत्म। जाओ और धीरे धीरे मर जाओ। तो नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन, वो तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो गए। अब तो इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज बची नहीं, क्योंकि उसको विकसित होने के लिए जो चैलेंजेस चाहिए वो है ही नहीं। है ही नहीं। शिक्षा जैसी कोई चीज नहीं है, तो दुनिया से वो कनेक्ट हो नहीं सकते। उनकी भाषा उनकी अपनी पुरानी भाषा है, जो पूर्वजों से बोलते चले यार, उनकी भाषा कोई नहीं समझता, वो दुनिया की भाषा नहीं समझते, हुँ, तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। वो अपने न्याय की आवाज भी नहीं उठा सकते, हुँ, कहाँ जाकर उठाएंगे? हुँ, उनको तो इतनी भी समझ नहीं है। तो ओशो ने वह एक आवाज उठाई और इसलिए अमेरिकन सरकार आग बबूला हो गई। ओशो ने सारे विश्व के सामने यह बात रखी कि यह सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो सरासर तानाशाही चल रही है, और उनके ऊपर जिनका एक्चुअल अधिकार है यहाँ का, ये जमीन उनकी है। इन सफेद चमड़ी वालों से कहो अपने देश वापस लौटो, तुम इतने सालों से तुम विदेशी, तुम मुझे विदेशी कहते हो। ओशो ने कहा मैं तो 4 साल पुराना विदेशी हूँ, तुम में से कोई 300 साल पुराना विदेशी, कोई 200 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, कौन ज्यादा विदेशी है? पहले तुम छोड़ो, है ना? और मैंने किसी का लूटा नहीं है, ये 64,000 एकड़ जमीन मेरे शिष्यों ने खरीदी है। तुम बताओ तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तुमने रेड इंडियन से कोई जमीन खरीदी थी कभी, कि बंदूक की गोलियां चला चला कर उनको भगा दिया, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया? यू आर क्रिमिनल्स, जो अपने आप को बड़े सभ्य सुसंस्कृत बता रहे हो। लिबर्टी की स्टैचू लगाई हुई है, खाक लिबर्टी। यहाँ के मूल आदमी को जीने का अधिकार नहीं है, हुँ, स्वतंत्रता नहीं है। ओशो ने ऐसी बहुत सी चीजें उजागर की। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जी, अब आप समझ सकते हो कि अमेरिकन सरकार क्या करती है। जी, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, किया। और ओशो इसके लिए तैयार थे। वो इससे नहीं डरते कि परिणाम क्या होंगे। उनका कहना है कि जो सत्य मुझे दिख रहा है मैं वो कहूंगा, तो गलत है तो तुम बताओ, इसमें कहाँ गलती है? ओशो बाइबल के खिलाफ बोले, हुँ, ईसाई धर्म के खिलाफ बोले, और उन्होंने कहा कि भारत के गीता और उपनिषद और बुद्ध और महावीर के ग्रंथों से और आद्य शंकराचार्य और कबीर और नानक के वचनों से बाइबल का कोई मुकाबला ही नहीं है, बकवास, इसको धर्म ग्रंथ भी नहीं कह सकते। आई थिंक पोप को भी बहुत बार इनवाइट किया था, वो आए नहीं कभी हाँ, बात करने। ओशो ने चैलेंज किया कि तुम आओ चैलेंज। मेरे सामने, तुम खोल कर बताओ उसमें एक बात कौन सी अध्यात्म की, एक हुँ, बात भी नहीं निकलेगी। और मैं तुम्हें बताता हूँ वास्तविक अध्यात्म क्या है, वो पूरब में पैदा हुआ है, तुमको भनक भी नहीं लगी उसकी। ध्यान को तुम जानते ही नहीं, ध्यान क्या होता है। तुम तो एक काल्पनिक ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं जो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हो। बकवास बंद करो।
प्रार्थना की नहीं, साधना की जरूरत है। ध्यान साधना होगा, तुम्हें होशपूर्ण बनना होगा, तुम्हें प्रेमपूर्ण बनना होगा। और ईसाइयत का इतिहास उठा के देख लो, सिवाय मार काट और युद्ध के इन्होंने कुछ नहीं किया है। गंदा इतिहास इन 2000 सालों में। ईसाइयत ने जितना अत्याचार किया इतना किसी ने नहीं किया। आधी दुनिया ईसाई ऐसे ही नहीं बन गई है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र चलता है। ओशो का ये धर्म कहने लायक भी नहीं है। भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं उनके एक वचन के सामने भी पूरी बाइबल कुछ नहीं है। कुछ नहीं। है ना, कबीर साहब का एक वचन कि उपनिषद का एक वाक्य जिसको महावाक्य कहते हैं, वो है अध्यात्म का सूचक। तो ओशो ने इतनी कठोर शब्दों में आलोचना की ईसाई धर्म ग्रंथ की। और एक और बात उन्होंने खोली जो ईसाई लोग कभी मानने तैयार नहीं हो सकते, वो ये थी कि ईसा मसीह की मृत्यु सूली पर नहीं हुई, उसके बाद वे पुनर्जीवित हुए थे। ओशो ने पूरी घटना बताई कैसे हुए थे, वो भी एक साजिश थी। और उसके बाद वो भारत गए और कश्मीर में लंबी उम्र वो जिए हैं, और करीब 108 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है, ईसा मसीह का। और इसके पहले जो यहूदी धर्म के प्रथम पैगंबर थे, हजरत मूसा, मोजेस जिनको कहते हैं, उनकी कब्र भी वहीं है कश्मीर में। यानी दो धर्म जो पश्चिम में प्रचलित हैं, यहूदी धर्म और उसी की बाई प्रोडक्ट ईसाई धर्म, इन दोनों के प्रवर्तक उन्होंने अपनी देह भारत में आके छोड़ दी है। कश्मीर में उनकी कब्र है और उसके प्रमाण हैं। उन दोनों कब्रों पर वो पुरानी भाषा में लिखा हुआ है शिलालेख, हिब्रू भाषा में लिखा है कि जोशुआ नाम का व्यक्ति यहाँ पर 108 साल तक जिया और समाप्त हुआ। जोशुआ जीसस क्राइस्ट का ओरिजिनल नाम है, जिस हिब्रू भाषा में जो उनको बोला जाता था। जीसस नाम बाद में आया, और क्राइस्ट तो एक उपमा है, जिसके सिर पे ताज है, वह क्राइस्ट। ये तो दी गई उपमा, शिष्यों ने पुकारा, उनका नाम जोशुआ था। उस नाम की कब्र यहाँ पर है, और उस पे जो शिलालेख है वो हिब्रू भाषा में है। भारत में हिब्रू भाषा कोई नहीं जानता। अच्छा, भारत में कब्र बनाते हैं मुसलमान। मुसलमानों की कब्र का जो सिर होता है वो काबा की तरफ होता है, दिशा। ये दो कब्रें ऐसी हैं जिनकी सिर काबा की तरफ नहीं है। इसका मतलब ये मुसलमानों की कब्रें नहीं हैं, ये किसी और की हैं। किसकी हैं? आके देख लो। अब तो कार्बन पार्टिकल की गणना से वैज्ञानिक बता सकते हैं ना कितनी पुरानी है कोई चीज। आके ओशो ने चुनौती दी, तुम आके वैज्ञानिकों की टीम लेके आओ, जांच पड़ताल करवा लो, ठीक 2000 साल पुरानी निकलेगी ईसा मसीह की, और 4000 साल पुरानी निकलेगी हजरत मूसा की कब्र। नाप जोक करा लो। अब तो वैज्ञानिक प्रमाण हर चीज की उम्र नापने के कब की है। लेकिन कभी नहीं। अगर ये वाली बात सच है, फिर तो बाइबल की जड़ें उखड़ गई, क्योंकि वो तो उसी पे जिंदा है कि ईसा मसीह चमत्कारी थे और सूली पे से फिर वापस जिंदा हो गए। आज भी वही मानते हैं, वही मानते हैं, पर ये नहीं बताते कि फिर गए कहाँ, जिंदा हो गए थे फिर क्या हुआ। कभी तो मरे होंगे ना, वो कहानी कहाँ है। फिर ओशो ने पूरी कहानी बताई है कि बाइबल में जो उल्लेख आता है ईसा मसीह का, एक बार आता है करीब 17 साल की उम्र का, जब अपने पिताजी के, उनके पिताजी बढ़ई थे, उनके कारपेंटरी के काम में वो मदद करते हैं, लकड़ी उठाते हैं, ले जाते हैं, रखते हैं, एक वहां मत। इसके बाद 33 साल तक का कोई उल्लेख नहीं है, 30 साल तक का। फिर 30 साल में अचानक प्रकट होते हैं और धर्म के संदेश उपदेश देने लगते हैं। तो ये 13 साल कहाँ गए वो? 30 साल में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और 33 साल में उनको सूली लगा दी गई, तो कुल 3 साल ही उन्हें उपदेश देने का मौका मिला। ये आदमी कहाँ था इसके पहले? उनके जन्म का उल्लेख आता है, 17 साल तक का वर्णन आता है, माता पिता के संग वो रहे हैं। इसके बाद कहाँ गए? ओशो कहते हैं कि वो भारत आए, यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ बहुत प्रभाव था, और प्रेम, अहिंसा, करुणा, यह शिक्षा उन्होंने यहाँ से प्राप्त की। और 30 साल की उम्र में जब वो वापस अपने देश लौटे
और वहां उन्होंने प्रेम, क्षमा, करुणा, अहिंसा की बात कही। वहां के लोगों को लगा कि दिस इज समथिंग फॉरेन। ऐसा उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है। पुराना यहूदी धर्म ग्रंथ कहता है परमात्मा की तरफ से कि मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं, आई एम ए वेरी जेलस गॉड, आई एम नॉट योर अंकल, मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता, अगर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो बुरी तरह से अनंत काल तक नरक में यातना दूंगा, क्या क्या सताऊंगा, बड़ा वर्णन, उसमें बड़े कठोर वचन है। आई एम नॉट योर अंकल ये ईश्वर का वचन है धर्म ग्रंथ में। और ये ईसा मसीह यहां से पहुंचे भारत से, और ये कहने लगे कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और हम अपने प्रायश्चित कर दें तो वह हमें क्षमा कर देगा। लोगों को लगा ये कहाँ की अटपटी बात। और ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो पिता है, हम उसकी संतान हैं, पुत्रवत हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है आई एम नॉट योर अंकल, मैं तुम्हारा चचा नहीं लगता कि माफ कर दूंगा। और ये कह रहे हैं कि वो हमारा पिता है। ये कहां से आई ये बात? ये यहूदी धर्म की शिक्षा तो नहीं है कि तुम क्षमा मांग लो और वो क्षमा कर देगा। वो तो स्पष्ट लिखा है धर्म ग्रंथ में कि कोई क्षमा नहीं होगी, तुम्हारे एक एक कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, और छोटे छोटे तुम्हारे गलती का इतना बुरा दंड दूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ये ईश्वर के वचन है पुराने धर्म ग्रंथ में। और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रायश्चित कर लें, अपनी भूल स्वीकार लें, प्रभु पिता समान है, वो माफ कर देगा बेटे को। इसलिए इनको सूली लगाई गई थी। ये एक विदेशी भाषा बोल रहे थे आके, जिसको कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका ये लड़के को क्या हो गया, बढ़ई के बेटे को, ये कहाँ की बात कर रहा है कि परमात्मा क्षमाशील है? ये तो धर्म के खिलाफ है, उनके धर्म के खिलाफ है ना। अन्यथा बताइए ईसा मसीह को सूली देने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी बात थी उनकी? अगर वो चमत्कारी पुरुष थे, वो बीमारी की हीलिंग कर देते थे और अंधे को दिखने लगता था और लंगड़ा चलने लगता था, और इतने अच्छे उपदेश दे रहे थे कि परमात्मा हमारा पिता है और हम उसकी संतान है और हमसे भूल चूक हो गई तो हम माफी मांग लें, वो हमें क्षमा कर देगा। बताइए इसमें कहाँ गलती थी? कहीं गलती नहीं। इसमें सूली किसी को लगाते क्या? नहीं। यहूदियों ने सूली क्यों लगाई? क्योंकि ये बात उनको बिल्कुल हजम नहीं हुई, ये उनके धर्म ग्रंथ के सख्त खिलाफ थी। एक्सेप्टेंस नहीं था। नहीं, कैसे करेंगे एक्सेप्टेंस? उनका धर्म ग्रंथ कह रहा है कि ईश्वर बहुत जेलस गॉड है, वो बहुत कठोर, और छोड़ेगा नहीं किसी को, तुम्हारा चचा नहीं लगता कि दया कर दे थोड़ा। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और ईसा मसीह कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये बुद्ध और महावीर से प्रभावित भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने भारत में आके शिक्षा ग्रहण की है। ये बात वहां के लिए एकदम फॉरेन एलिमेंट थे, एकदम नहीं है, विजातीय तत्व था। वो लोग तो बहुत चौंके, उनको लगा ये तो कोई फिरंगी है, कोई बदमाश है, हमारे धर्म को नष्ट करने आया है, इसलिए उन्होंने नाराज होकर सूली चढ़ाई। तो एक बात यह है कि उस जीसस क्राइस्ट के 13 सालों का वर्णन कहाँ है ना। अब दूसरी बात ये मानते हैं कि ईसा मसीह सूली से जिंदा हो गए थे और उनको बाद में देखा गया, कुछ लोगों के साथ उन्होंने खाना खाया, शराब पी, और फिर वहां से चलते बने, उन लोगों ने पहचान लिया कि वही है। इसके बाद बताइए ना फिर कहाँ गए? यहाँ बाइबल खत्म हो जाती है, ये तो अधूरी कहानी हुई। ओशो कह रहे हैं मैं बता रहा हूं पूरी कहानी। उन्होंने देख लिया कि यहाँ के दुष्ट कैसा व्यवहार किए प्राण ले रहे थे। इन्होंने सोचा कि मैं वापस उसी देश चलता हूँ जहाँ के लोग दयालु हैं, करुणावान हैं, सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं। इन जंगली बर्बर लोगों के बीच में नहीं रहना। 3 साल खराब करके देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो वापस वो भारत आए और सबसे सुंदर जगह उन्होंने चुनी, कश्मीर, जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और चूंकि हजरत मूसा ऑलरेडी वहां आए हुए थे, उनके पहले वाले पैगंबर, है ना, तो उसी एरिया को उन्होंने भी चुना। वहां उन्होंने शिक्षा दी, उनके बहुत शिष्य हुए, और करीब 108 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। ऐसा शिलालेख वहां पर लगा हुआ है। और ओशो ने पूरी लोकेशन बताई कहाँ है वो जगह, कोई भी जाके देख लो, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा, ओशो स्वयं वहां पे गए हैं और देखा है। अब वो कहानी थोड़ी सी और बता दूं अगर आपको समय है तो। जी, वो सूली पे से जिंदा कैसे हुए। उस जमाने में जहां ईसा मसीह थे, शासन था रोमन सम्राट का। रोमन जो थे वो यहूदी नहीं थे। ईसा मसीह यहूदियों के बीच
यहूदी समाज, देश है यहूदियों का, जी, लेकिन शासन कर रहा है एक विदेशी रोमन। जी। ठीक है, यहूदी जिद कर रहे हैं कि इस लड़के को फांसी लगाओ। भाई रोमन सम्राट को समझ में नहीं आता इसमें ये क्या कर रहा है भाई, गलत। इसने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, कुछ कोई ऐसा नहीं। हिंसा नहीं की, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। अगर वो ये कह रहा है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं तो होगा, सिर्फ कहने दो, हाउ डज इट मैटर। ठीक बात। वो कह रहा है कि वो ईश्वर उसका पिता है, तो पागलपन जरूर कह सकते हैं, पागल होगा, मगर अपराधी तो नहीं है, नहीं है। है ना। तो रोमन सम्राट को ये बात नहीं जच रही थी, लेकिन जनता फोर्स कर रही है कि अगर तो उसको सूली नहीं लगाओगे तो फिर हम सत्ता पलट देंगे। तो मजबूरी में उसने सोचा कि अपने को क्या करना है, इनकी झंझट है, ये जाना है ना। तो उसने एक मध्य का मार्ग निकाला, एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया, पॉन्टियस पायलट नाम के व्यक्ति को, इस पूरा प्रभारी बनाया इसका, कि तुम जाके सूली लगवाना है, और सूली ऐसे दिन लगवाना, शुक्रवार के दिन, और डिले करते जाना। ब्यूरोक्रेसी में तो हो ही सकता है, फाइल खिसकते जाती जी, डिले, जी, जी। तो दोपहर कर देना, दोपहर के बाद सूली लगाना। और फिर नियम है कि शनिवार उनका, यहूदियों का पवित्र दिन है, उस दिन वे कुछ नहीं करते, तो वो उस लाश को उतार के गुफा में रखेंगे, जो नियम है उनका, शनिवार के दिन, है ना। फिर सोमवार को वह लाश बाहर निकाली जाएगी, वो फिर लटकाई जाएगी, क्योंकि सूली को एकदम से नहीं मर जाता। हुँ, और ईसा मसीह केवल 33 साल के एक युवा व्यक्ति थे, हुँ। तंदुरुस्त व्यक्ति थे, है ना, ही वाज परफेक्टली हेल्दी। उसमें क्या कीले ठोक दिए जाते हैं हाथ में और पैर में, तो बूंद बूंद खून टपकता रहता है। गला दबाने जैसा नहीं है वो, न गोली मारने जैसा है, न चाकू भोंकने जैसा है, तो खून टपकता रहेगा, धीरे धीरे डिहाइड्रेशन होता रहेगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एक स्वस्थ युवा व्यक्ति को सूली पे मरने में करीब 3 दिन लगते हैं, इससे कम में नहीं मर सकता नहीं वो, मारे। है ना। वो तड़प रहा होगा, प्यासा, जोर की प्यास लगेगी, पानी कम होता जा रहा, उसका भूखा हो गया है, तड़प रहा होगा, लेकिन मरेगा नहीं। हुँ, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना, बूंद बूंद खून टपक रहा है। तो जीसस को कुछ घंटे के लिए सूली पर रखा गया, है ना। और फिर नियम के अनुसार, यहूदियों का नियम है ना, सैटरडे संडे कुछ नहीं हो सकता, तो उसको, जो बेहोश हो गए होंगे शायद ईसा मसीह उस बीच में, है ना, उनको को लाश समझ के गुफा में रखा गया। गुफा के आगे एक बड़ी चट्टान खिसका दी गई कि सोमवार को पुनः इनको सूली दी जाएगी। जी। अभी मरे पूरे नहीं, लेकिन बेहोश हैं। अगर पूरे मर गए होते तो ये रखने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। जीवित हैं, हृदय धड़क रहा है, पल्स चल रही है, सांस चल रही है, लेकिन होश अब नहीं है, नहीं। उनको वहां रख दिया गया है। अब ये पूरा प्री प्लान्ड था, क्योंकि रोमन सम्राट था, और उसको लग रहा था कि इस युवक के साथ में मैं ये अन्याय और अत्याचार कैसे करूं। ये किसी प्रकार से वो कोई अपराधी नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उसकी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो वे सिर्फ फिर समझ के छोड़ दो। लेकिन यहूदी जिद कर रहे हैं, इनके प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कि वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उसने ये मध्य मार्ग निकाला कि ये प्रजा भी शांत रहे, और उसको ये इस बीच में शनिवार को वहां से गायब कर दिया जाए, कहीं और पहुंचा दिया जाए इनके झुंड से बाहर। ये लोग आएंगे सोमवार को, चट्टान खिसका के देखेंगे, वहां लाश मिलेगी नहीं, तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये कहेंगे हमने तो अपनी ड्यूटी कर दी। सरकार हुँ, टाल जो मटोल आपने कर कहा दे था ना, हमने कर दिया। हमने तो कर दिया, तो प्रजा खुश हो जाएगी राजा से। अब भाई उनका क्या हुआ वो जाने, है ना, आई डोंट नो। राजा अपने बच गया। तो ये साजिश रची गई थी उनकी सूली के साथ, कि एक्चुअली उनकी डेथ ना हो, है ना। जब वो लोग चले गए होंगे वहां से, तो उनको फिर लाके पानी वानी पिलाया होगा, खाना खिलाया होगा। जब वो 2 दिन में स्वस्थ हो गए तो उनको वहां से दूर भेज दिया गया कि आप सुरक्षित निकल जाएं रात में, और यहाँ पर जो होगा देखेंगे। होगा कि अब कुछ होने वाला कुछ नहीं था, नहीं हुआ। है ना, जब मिलेंगे ही नहीं तो बात खत्म हो गई, हुँ, बात आई गई हो गई, है ना। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट वहां से, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यहूदी कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, उन्होंने तय किया कि इनके बीच नहीं रहना है, यहाँ से जाना ही ठीक। और भारत में चूंकि वो रह चुके थे अपनी युवावस्था में, उनको ये देश पसंद था, वो वापस यहाँ पर आए, और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा वहां पर फिर दी, लोगों को शिष्य बनाया कश्मीर में। तो भारत में जो ईसाइयत है, वो पश्चिम की ईसाइयत से ज्यादा पुरानी है और ज्यादा मौलिक है, क्योंकि ईसा मसीह के वचन सीधे कहे गए हैं। हुँ, आपको पता होगा गोवा में भी
ईसा के शिष्य उस जमाने के, जी। एक लाश रखी गई है, हुँ, थॉमस नाम का कोई उनका शिष्य था, जिसने संकल्प लिया था कि उसकी लाश सड़ेगी नहीं, और विशेष प्रकार के प्राणायाम उसने सीखे थे। याद रखिए, प्राणायाम कहाँ सीखे होंगे? योग की इस भूमि पर सीखे होंगे। जी, ईसाइयत में प्राणायाम तो कहीं नहीं आता, नहीं आता, उनके में तो योग नहीं आता, नहीं। लेकिन ईसा मसीह की शिक्षा भारत में हुई है। तो जैन, बौद्ध, हिंदू परिवेश, ये यहाँ के 3 मुख्य धर्म थे। तो यहाँ योग था, प्राणायाम था। उनके एक शिष्य की लाश अभी तक सुरक्षित है। उसने कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम करके अपनी प्राण त्यागे थे कि उसकी लाश सड़ेगी नहीं, लंबे हजारों साल तक जीवित रह सकती है। उसकी जांच पड़ताल वैज्ञानिक कर सकते हैं कि वास्तव में कितनी पुरानी है। उससे सिद्ध होता है कि ईसाई धर्म भारत में फैला, मौलिक। मोल और वो जो कहानी किससे वहां फैला है, वो वो झूठी बकवास आडंबर है सब। है ना? ईसा मसीह के बारे में यहाँ तो कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। भारत के किसी भी बुद्ध पुरुष ने चमत्कार नहीं किए, ना बुद्ध ने किए, ना महावीर ने किए, ना बोधि धर्म ने किए, ना ईसा मसीह ने किए। यहाँ पर वो उनकी किताब में लिखे हैं, बकवास, बच्चों को प्रभावित करने के लिए। मिरेकल होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। जिंदगी एक नियम से चल रही हुँ, है ना? चमत्कार का मतलब होता है नियम तोड़ के। ऐसे हाँ, कैसे होगा? हो ही नहीं ठीक बात सकता, है। है ना? जैसे विज्ञान मानता है कि सब चीजें नियम से चल रही हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति मानता है कि जीवन भी एक नियम से चल रहा है। हुँ, इसमें कोई बाईपास नहीं हो सकता कि हम यस, चमत्कार कर लें। तो ईसा मसीह की यह जीवन की घटना, सूली के बाद वाली घटना, दोनों ओशो ने बताई, और विथ प्रमाण सारे सबूत उसके मौजूद हैं, है ना? कोई ईसाई तैयार नहीं है आज भी इस बात को सुनने के लिए भी। मानना तो दूर की बात। मानने की जरूरत क्या, तो जाके देख लो ना। आंखों देखी सांच, मानने की कह कहाँ रहे हैं कि हमारी बात मानो? या तो तुम बता दो ना। तुम इतना तो कहते हो कि ईसा मसीह जिंदा हो गए थे, हुँ, सूली पे से पुनरुज्जीवित हो गए, चमत्कार हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों से मिले थे, वहां उन्होंने रोटी खाई और शराब भी, उसका वर्णन आता है बाइबल में। इसके बाद फिर वो आगे निकल गए। तो आप बताओ ना कहाँ गए? मत मानो मेरी। कहीं तो गए, कहीं तो मृत्यु हुई होगी, कि आज भी जिंदा है। अगर आज भी जिंदा है तो बता दो कहाँ है? कहाँ है? हैं? अगर मृत्यु हुई तो कहाँ हुई? फिर मैं जो बता रहा हूं आप जाके देख लो, चेक कर लो, वैज्ञानिकों से जांच पड़ताल करवा लो। ये बातें थी जो ना वहां का कट्टरपंथी पोप और पादरी का सिस्टम समझ सकता था, क्योंकि ये सब उनके बिल्कुल खिलाफ है। इसका मतलब आज तक तुम 2000 से जो समझा रहे हो वो सब गलत था, सब गलत हो गया। झूठी बकवास कर रहे हो। असली उनकी कब्र तो यहाँ है, और उनका पवित्र स्थान भी छिन जाता है, याद रखिएगा। हुँ, वो जो तीर्थ स्थान बना के बैठे हैं, हुँ, है ना, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची फिर। अचानक भारत महिमा मंडित हो जाता है हुँ, कि यहूदी धर्म के संस्थापक और ईसाई धर्म के संस्थापक ने भी यहाँ आके अपने शरीर त्यागा। तो निश्चित इस भूमि में कुछ अगर चमत्कार है तो इस भूमि में होगा। हुँ, कि ठीक उतनी बात। दूर से अभी यहाँ आके वो अपना शरीर त्यागा, और ये उनको पसंद आया होगा। तो निश्चित रूप से इसमें भारत की ही महिमा बढ़ती है। हुँ, तो ओशो ने जो प्रस्तुत किया वहां पर, ईसाई धर्म को बुरी तरह से धाराशायी ध्वस्त कर दिया, उनकी पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताया, और उन्होंने प्रमाण दिए कि वास्तविक कहानी ये है, और इससे भारत की ही महिमा मंडित होती है। ये बात बताइए, कोई ईसाई धर्म का पोप पादरी कैसे हजम कर सकता है? नहीं, और उस जमाने में वहां के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, वे कट्टरपंथी ईसाई थे, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी की जो भी एक्सट्रीम हो सकती है वो आप समझ जाओ, पीक लेवल। पीक लेवल के कट्टरपंथी, हुँ, है ना? वो कैसे हजम कर सकते हैं? तो 4.5 साल वहां जिंदा रहने दिया यही बहुत है। बिना वीजा के, बहुत है। हुँ, तो वहां से छोड़कर तो जाना ही था, कभी ना कभी उस तो उसके लिए तैयार ही थे। फिर वहाँ पर ज़हर भी दिया गया उन्हें, उन्हें जेल में भी डाला गया, हाँ हैं? फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद अपना जी। जी, वो थोड़ा-सा बताएँगे? जब जी। ओशो ने मेरे ख्याल से 1 जनवरी 88 को हाँ जी, घोषणा की कि कि अब वो मेरा शरीर उस पॉइजन से, जहर से मुक्त हो गया मुक्त है, हो माई गया। बॉडी हैज बिकम जी, प्योरिफाइड, है ना? और एक विचित्र घटना घटी उसके बाद। वो जो 3
साल उनके शरीर पे उसका प्रभाव रहा जहर का, जी। 85 से लेके 88 तक, 88 तक। है ना? उसमें काफ़ी पीड़ाएँ, तकलीफ़ रही जी, उनको, बीमारियाँ रहीं। अचानक वो ठीक होना शुरू हो गई तकलीफ़ें, और उससे भी अद्भुत घटना घटी। देखिए, शरीर को तो एक दिन खत्म होना ही है, जी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस प्यूरिफिकेशन के बाद भगवान गौतम बुद्ध का जो एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म काया जिसको कहते हैं, ऊर्जा शरीर कहते हैं, वह आया और ओशो के शरीर में समा गया। मैंने ज़िक्र किया था ना, ओशो ने एक बार अपना जी, नाम बदला, जी, जी, भगवान बुद्ध का नाम जी, जोड़ा। फिर कुछ दिन भगवान बुद्ध ने उनके भीतर निवास किया, है ना? फिर वो छोड़ के चले गए, क्योंकि ओशो ने उनसे कहा कि आप जो काम कर रहे थे वह मैं कर ही रहा हूँ, है ना? आपने वचन दिया था कि 2500 साल के भीतर-भीतर आप अवतार लेंगे मैत्रेय रूप में। तो ओशो ने अपने नाम में ही मैत्रेय जुड़वा लिया था कि वो बुद्ध का वह आश्वासन भी पूरा हो जाए, वचन खाली ना जाए। और 2500 साल हो गए, वो जन्म तो नहीं ले पाए, वैसी परिस्थिति नहीं बनी। तो कोशिश की गई उनके उस सूक्ष्म काया को किसी मनुष्य के शरीर में अवतरित करने की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 20वीं सदी के आरंभ में बहुत बड़ी संस्था थी, इंटरनेशनल सोसाइटी थी। उन्होंने कोशिश की, भारत के एक व्यक्ति को चुना गया, जिद्दू कृष्णमूर्ति को, कि उनके भीतर मैत्रेय का अवतरण हो सके। कई साल तक इसकी साधना चली, बहुत छोटी उम्र से, 9 साल की उम्र से लेके, और फिर फाइनल एक दिन वह आया जब अंतर्राष्ट्रीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का समारोह हो रहा था, इटली में या हॉलैंड में शायद, में मुझे पूरा याद नहीं। और वहाँ पे यह घोषणा होनी थी कि जय कृष्णमूर्ति कहते कि अब मैं हट रहा हूँ और बुद्ध का अवतरण हो रहा है। किंतु उस दिन कुछ विचित्र घटना घटी। वे मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बुद्ध के अवतरण नहीं हो रहा है, मैं हूँ जय कृष्णमूर्ति, और चूंकि इस संस्था का हेड मैं हूँ, उनके लिए एक स्पेशल संस्था बनाई गई थी, स्टार ऑफ द ईस्ट, जी, पूरब का सितारा, जी, बहुत बड़ी संस्था थी, ताकि जैसे इनके भीतर बुद्ध का अवतरण हो, ये संदेश उपदेश देना शुरू करें और पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में, वर्ल्ड टीचर के रूप में वह काम कर सकें। तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया था, स्टार ऑफ द ईस्ट। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि इस संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मैं घोषणा कर रहा हूं इस संस्था को डिसॉल्व करने की। इस संस्था को खत्म किया जाता है, और जिन लोगों ने भी इसमें जो भी डोनेशन दिया है, वो आगे आके सब वापस ले जाएं अपना अपना। इस संस्था की कोई जरूरत नहीं है, मैत्रेय का अवतरण नहीं होगा। समझो उस संस्था की तो समाप्त तो हो ही गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी समझो चकनाचूर हो गई, हो गई। क्योंकि इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वे जिस काम में लगे हुए थे, वो एक सेकंड में सब फ्लॉप हो गया, वो नहीं हो सका। तो बुद्ध का ना तो जन्म हो सका बच्चे के रूप में, ना अवतरण हो सका कृष्णमूर्ति के शरीर में, किंतु ओशो के शरीर में उन्होंने कुछ दिन आवास किया, ताकि उनका वह वचन पूरा हुआ। और फिर ओशो ने बताया कि बुद्ध को आदत थी अपनी पुरानी ढंग की, वो जंगल में रहते थे, कंकड़ पत्थर मिट्टी पे जमीन पे सोते थे, है ना? भिक्षाटन करके रूखा सूखा खाना खाते थे, है ना? साधारण से कपड़े, 3 जोड़ कपड़े अपने पास रखते थे। उनको मेरा निवास स्थान बिल्कुल नहीं जमा, एयर कंडीशन संगमरमर का भवन, वो मेरे कपड़े हीरे मोती जड़े हुए, और मेरा खाने पीने का ढंग, है ना? मेरा रहन सहन, मेरा निवास मेरा अपना है। उनका अपना एक शैली थी, तो वो उस शैली के आदी थे। तो मेरे भी शरीर में रहना उनको जम नहीं रहा था। तो फिर मैंने ही उनसे विनती की कि आपका वचन पूरा हो गया, अब आप विदा हो सकते हैं और अस्तित्व में डिसॉल्व हो सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर को बचा के रखने की जरूरत नहीं। ये सूक्ष्म शरीर की जो रक्षा की जाती है, बड़े संकल्प से, विल पावर से की जाती है। अक्सर तो ऐसा होता है जब व्यक्ति समाप्त होता है, बुद्ध पुरुष की बात कर रहा हूँ जो जागृत हैं, जी, आत्मज्ञानी हैं, जी, उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी डिसॉल्व हो जाता है, जी, गॉन फॉर एवर, जिसको हम कहते हैं निर्वाण, जी, महापरिनिर्वाण हो गया। जी, लेकिन कुछ करुणावान लोग होते हैं कि उनकी आत्मा का तो निर्वाण, महापरिनिर्वाण हो जाएगा, महाशून्य में खो जाएंगे, लेकिन इस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉडी है, प्राणमय कोश उपनिषद जिसको कहते हैं, इसको विल पावर से ताकत दी जा सकती है कि ये कंटिन्यू रहे।
ये फिजिकल बॉडी से अलग इसकी इंडिपेंडेंट सत्ता सत्य है ना, ये रह सकता है नेचुरली। जैसे इस शरीर की एक लिमिट है 70-80 साल की, 100 साल, है ना, कहीं एक लिमिट है। ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी की भी एक लिमिट है, मैक्सिमम 2500 साल, थोड़ा बहुत 100-200 कम ज्यादा हो सकता है। तो बुद्ध ने जो आश्वासन दिया था कि मैं पुनः आऊंगा मैत्रेय रूप में, एक्चुअली ओशो ने फिर उसका भावार्थ चेंज किया। बाद में उन्होंने अपने नाम से मैत्रेय शब्द हटा दिया जब बुद्ध चले गए। उनका बुद्ध को जो काम करना है वो मैं कर ही रहा हूं और मित्रवत कर रहा हूं। मेरे नाम के संग गुरु शब्द नहीं जोड़ना। वो जो मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु शिष्य का संबंध चलता रहा है आज तक, अब उसकी कोई तो जरूरत नहीं। नहीं है। आई एम योर फ्रेंड, यू आर नॉट माई फॉलोअर, यू आर माई फेलो ट्रेवलर। हम संगी साथी हैं, हम सफर हैं। ओशो ने नए शब्द प्रयोग किए, हम सफर। उनका कि अंग्रेजी में प्रवचन देते तो उनका कि अंग्रेजी में इतना अच्छा कोई शब्द नहीं है, तो मुझे नया शब्द बनाना पड़ेगा, हम सफर। अंग्रेजी में फेलो ट्रेवलर, एक नया शब्द गढ़ा, ऐसा था नहीं। ओशो उनका वो इतने प्यारा शब्द है उर्दू का, मैं मित्रवत हूं, है ना। तो गुरु वाला लेवल हटा दो, भगवान का लेवल तो हटा ही चुके थे वो पहले ही, है ना। मास्टर एंड डिसाइपल, मास्टर कह के भी संबोधन नहीं, अंग्रेजी में संबोधन करते थे तो बिलवेड मास्टर कहते थे, प्रश्न पूछते थे, बिलवेड मास्टर प्लीज एक्सप्लेन दिस। उनका नहीं, वो बंद करो, आई एम जस्ट योर फ्रेंड। और भविष्य में अब जो भी आध्यात्मिक शिक्षक होंगे वे मित्रवत होंगे, मैत्रेय रूप होंगे, है ना। हम बराबरी के हैं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, मुझे कुछ पता चल गया भीतर का, तो इससे मैं कोई विशिष्ट अलग थोड़ी हो गया। हाँ, मैं आपको भी बता सकता हूँ कि मैंने कैसे ध्यान किया है, आप भी कर लेना, आपको भी हो जाएगा। भीतर से तो हमारी चेतना वही है, हम सब ब्रह्म के ही अवतार हैं, तो कोई ऊंचा नीचा श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं है, है ना। तो मित्रवत ही होना चाहिए, है ना। वो जो हायरार्की बना रखी थी कि गुरु कुछ बड़े ऊंची बात है और हम नीचे शिष्य हैं, ओशो का ये पुराना जो एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा धर्म के नाम पर, मैं नहीं चाहता है स्पिरिचुअल स्लेवरी आगे चले, है ना। अब भगवान बुद्ध ने जो कहा था मैत्रेय अर्थात जस्ट लाइक ए फ्रेंड, आगे यही होगा। तो ये कथा है पूरी। ये शादी के इतने खिलाफ क्यों थे? क्योंकि बोलते थे कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं, उसको मानते थे ओशो जी। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा शादी नहीं करना चाहिए। हमारे सारे भाई बहनों की शादी उन्हीं ने कराई है। जी, लेकिन उन्होंने खुद नहीं करी थी शादी। खुद नहीं की थी, और मेरे छोटे भाई ने उनसे कहा कि सब लोग आपके पीछे पड़े हैं, जी, आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, आप जी, नौकरी करने जी, लगे। जी। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, मेरी शादी करा दो, हुँ, फिर आपको छोड़ देंगे लोग, आप तो बड़े भाई हो, फिर आपकी बात ही नहीं उठेगी। जी, तो ये विचार उनको बहुत अच्छा लगा। हुँ, उन्होंने सबसे पहले मेरे भाई जिनका नाम था विजय, जी, उनके लिए लड़की ढूंढी, क्योंकि विजय जी ने जिद की कि आप लड़की देखेंगे, आप पसंद करेंगे तो ही मैं शादी करूंगा। हुँ, तो उनका बिल्कुल, हुँ, फिर उन्होंने शादी करवाई, हुँ। है ना। तो शादी के विपरीत नहीं है, वे हैं जो प्रेमहीन संबंध चल रहे हैं इसके खिलाफ। अरेंज मैरिज नहीं। अरेंज मैरिज भी नहीं कहूंगा, देखिए जहां प्रेम है उसके वो पक्ष में है। अब मान लो छोटे भाई की उन्होंने शादी कराई, ये तो अरेंज मैरिज थी ना, हुँ, लव मैरिज तो नहीं थी, नहीं। लेकिन प्रेम है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडलीनेस है, एक दूसरे का सम्मान है, तो परिवार में स्वर्ग है बसा है, इसके पक्ष में है। तो आप ये मत कहिए किस चीज के विपक्ष में है, प्रेम के पक्ष में है, घर में स्वर्ग हो इसके पक्ष में है, सबके बीच में मधुर संबंध हो इसके पक्ष में है। जहां कहीं भी हो, कभी कभी अरेंज्ड मैरिज में भी होता है, अक्सर नहीं होता, कभी कभी प्रेम संबंध प्रेम विवाह में होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। कितने ही लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने प्रेम विवाह किया और फिर लड़ाई झगड़ा की और तलाक किए। हुँ, तो हर चीज का एक्सेप्शन है। तो ओशो की बात आप जैसे कह रहे हैं वो गलत है कि वो हुँ, विवाह के पक्ष में नहीं है, नहीं, प्रेम के पक्ष में है। अगर विवाह के संग प्रेम घटित होता है तो सुंदर बात, अगर अरेंज्ड मैरिज के साथ हो सके तो बहुत अच्छा, यद्यपि संभावना कम है। प्रेम विवाह में हो सके तो सुंदर, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है, परसेंटेज में कह सकते हैं हम, 100% नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा कि हुँ, ऐसा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, जी, है ना, उस
रिलेटिव टर्म में हम कह सकते हैं। तो प्रेम विवाह में स्वाभाविक ज़्यादा संभावना है कि 2 लोग जो एक दूसरे के इतने लगाव में हैं, है ना? वो लंबा समय तक प्रेमपूर्ण जीवन जी पाएँगे, तो उनका परिवार एक स्वर्ग होगा। तो ओशो इसके पक्ष में है, प्रेम के पक्ष में है, चाहे वो विवाह सहित हो जाए, चाहे वो प्रेम संबंध से निकले, कहीं से भी निकले। असल बात है वह प्रेम और आनंद और एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान का भाव बना रहे, वह महत्वपूर्ण है। तो पॉजिटिव पॉइंट पकड़िए। पॉजिटिव। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं, खासकर ओशो के प्रवचन अगर आप अंग्रेजी के सुनेंगे, हुँ, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो पश्चिम के लोगों ने पूछे जी, हैं, जहाँ विवाह संस्था ऑलरेडी टूट चुकी है। जी, अब वो जब सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर नेचुरली अलग होगा, जी, है ना? कोई कह रहा है कि मेरी 3 शादी हो चुकी हैं और अभी तीसरी बीवी से भी लड़ाई चल रही है जी, और उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया और वायलेंस कर रही है, क्या करूँ? जी। तो क्या कहेंगे? वायलेंस सहो? हुँ, भई उसको भी छोड़ दो। हुँ, हो सकता है कोई और अच्छा जीवन साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। तो उत्तर किसको दिया जा रहा है? वो कहाँ से, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका हुँ। सवाल क्या था? हमको ये भी देखना ये चाहिए। भी देखना चाहिए। ऐसे समझिए कि आप एक डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे हैं। एक मोटा मरीज़ आया और डॉक्टर ने उससे कहा कि तुमको डाइटिंग करनी चाहिए, घी तेल नहीं लेना चाहिए और खूब मेहनत करो, भाग-दौड़ करो, इतना व्यायाम करो, जिम जाओ। कई चीज़ें उसको बताई। भोजन में कटौती करना है, रेस्ट्रिक्शन बस इतना-इतना 1200 कैलोरी पर डे खाना है। ठीक है? फिर दूसरा मरीज़ आया, एक दुबला-पतला कमज़ोर एनीमिया का मरीज़, और डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि भाई ठीक से खाओ-पियो, हाई हुँ, प्रोटीन डाइट लो, आयरन भी जिसमें हो, विटामिन्स और मिनरल्स की अलग से गोली कैप्सूल लो और थोड़ी मेहनत कम करो, आराम करो, है ना? उसको बिल्कुल उल्टी सलाह दी, है ना? उसको कह रहे हैं कि 2400 कैलोरी पर डे खाओ, हुँ, हुँ। अगर 2000 खर्च हो रही हैं तो। पहले वाला 2000 खर्च करता था आउटपुट, तो उसको कहा था 1200 लो, 1200 लो, है ना? ये 2000 खाता है, इससे कह रहे हैं नहीं तुम 2400 करो। 2400 लो। तुम्हारा परिश्रम ज़्यादा जाना। है ना? ताकि कुछ फैट बने, एक्स्ट्रा हुँ, कैलोरी कुछ बचें। अब आप कहोगे कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, हुँ। कैसे डॉक्टर हैं? दिमाग खराब हो गया क्या? तो आपको ये देखना होगा किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? पेशेंट कौन? दोनों के पीछे इंटेंशन एक ही है, स्वास्थ्य घटित हो। स्वस्थ। एक को वजन घटा के स्वास्थ्य हुँ, प्राप्त होगा, एक को वजन बढ़ा के स्वास्थ्य प्राप्त होगा। दोनों की मेडिसिन अलग होंगी। हुँ, एक को देंगे भूख कम करने की दवाई, हुँ। एक को देंगे भूख बढ़ाने की भूख दवाई, बढ़ाने की दवाई। है ना? तो इसमें कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है, इंटेंशन दोनों में एक है, यद्यपि स्टेटमेंट अलग-अलग हैं। तो हमारी मुश्किल क्या होती है जब हम किसी व्यक्ति के उपदेश किताब में पढ़ते हैं या ऑडियो प्रवचन सुनते हैं, हमको ये नहीं पता कि सवाल किसने पूछा था। बैकग्राउंड वो नहीं पता। बैकग्राउंड तो हमको पता ही पता ही नहीं। नहीं है। हमको तो सिर्फ ये पता है एक लाइन का सवाल है, उन्होंने 4 पेज में उत्तर दिया है। हुँ, किसी से और कहा उसमें होगा से कि प्रेम पूर्व अपने परिवार में रहो, किसी से कहा होगा विवाह करो। नहीं, कितने पत्र हैं ओशो के लिखे हुए जिन्होंने उन्होंने विवाह के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। हुँ। सैकड़ों पत्र उनके छपे हुए हैं, है ना? किसी को तलाक के लिए शुभकामनाएं नहीं होंगी। वो तो स्थिति पर निर्भर करता है ना, किस मन स्थिति का, किस परिस्थिति से वह व्यक्ति आ रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या हुँ, है ना? आपने जो कहा ना कि ओशो शादी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, नहीं है। प्रेम के पक्ष में है। लेट अस पुट इट पॉजिटिवली, जी, है ना? तो अगर अरेंज्ड मैरिज में ऐसा हो सकता है, शुभकामनाएं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है, कम है। क्योंकि अरेंज्ड मैरिज जिन चीजों की बुनियाद पर खड़ी है वो चीजें दूसरी हैं, हुँ, वो व्यापार वाली चीजें हैं। हुँ। वो धन पैसा और मकान कितना बड़ा ये देख रहे हैं। जी, मैंने सुना है एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा था, बहुत बार बार शादी का आग्रह कर रहा था। उस लड़की का मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगी। उसने मम्मी से पूछा कि क्या करूं मम्मी, इनका 3 बातें उससे पूछना। क्या उसके पास अपना खुद का फ्लैट है रहने के लिए? क्या वो कोई जॉब करता है? और तीसरा, क्या उसके पास मारुति कार है? अगर ये 3 बातें पूरी हो जाएँ तो हाँ कह देना। अरेंज मैरिज तो ऐसी चीज़ों पे होती है। जी। उस लड़की ने अगले दिन उससे पूछा कि क्या तुम अपने फ्लैट है अपना खुद का? उसने कहा नहीं। नहीं। उसने पूछा क्या तुम्हारे पास मारुति कार? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा क्या कोई जॉब करते हो? उसने कहा नहीं। वो लड़की उसको त्याग के चली गई। अगले हफ्ते उसकी किसी और से शादी हो गई। कोई 2 महीने बाद इनकी मुलाकात हुई। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने आई थी और ये लड़का भी वहाँ सामान खरीदने गया था और ये बहुत महँगे-महँगे आभूषण ले रहा था। वो लड़की हैरान हुई कि जिसके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कार भी नहीं है और फ्लैट भी नहीं है, वो इतने महँगे आभूषण, उसने कहा क्या कर रहे हो?
उनका तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मेरे पास 2.5 करोड़ की मर्सिडीज है, मैं मारुति कार क्यों रखूंगा? मैं 6 करोड़ के बंगले में, फार्म हाउस में रहता हूँ, मैं फ्लैट में क्यों रहूंगा? क्यों रहूँ? और मेरी फैक्ट्री में 400 लोगों को मैंने नौकरी दी है, जॉब दिया है, मैं क्यों जॉब करूंगा? वो लड़की सुनी, वहीं बेहोश होकर गिरी और मर गई। हम जिसे अरेंज्ड मैरिज कह रहे हैं, उसमें प्यार नहीं, एक प्रकार का व्यापार है व्यापार। ना? बहुत कम संभावना है कि इससे प्यार पैदा हो सके। हो सकता है लेकिन मुश्किल है ना? क्योंकि बेसिक पॉइंट ही उसके अलग थे। जिन चीजों पे हमने निर्णय लिया विवाह बंधन में बंधने का, वो चीजें ही अलग थी। उसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है ना? तो निश्चित रूप से अगर दो हृदय साथ धड़क रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव से भरे हुए हैं, आकर्षित हैं, एक दूसरे की मौजूदगी में अच्छा महसूस करते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये अपना जिंदगी प्रेम से निभा पाएंगे। तो ओशो प्रेम के पक्ष में है ना? विवाह नंबर 2 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज इररिलेवेंट। और ओशो चूंकि पूरे विश्व के लोगों के सम्मुख अपने प्रवचन दे रहे थे, तो उनकी बातें कोई एक, हम एक छोटे से देश के लिए लागू नहीं कर सकते, है ना? वो विश्व नागरिक के लिए बातें कही गई हैं। उसमें भिन्न भिन्न जातियों के देशों के लोग आए हुए हैं। उसमें कोई स्वीडन का आया है, जहाँ देश में शादी बंद ही हो चुकी है, कानूनी रूप से खत्म ही हो चुकी है ना? वो कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब दूसरा होगा, है ना? थोड़ा सा आप लाओ त्सो के बारे में बताएंगे, क्योंकि ओशो उनको बहुत कुछ मानते थे और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने लाओ त्सो के बारे में, तो थोड़ा सा लाओ त्सो के बारे में बताइए। देखिए, मानना शब्द ओशो पे लागू नहीं होता जी। कि वो लाओ त्सु को मानते थे, ऐसा नहीं। ओशो किसी को नहीं मानते थे, वो स्वयं अपने भीतर जानते थे, जी। ठीक है? लेकिन अपने भीतर जानने के बाद उस परम सत्य को, परमात्मा को जानकर जब उन्होंने दूसरों की किताबें पढ़ी, तब उनको पता चला कि अरे, जो मैंने जाना वो कृष्ण ने भी जाना, वो बुद्ध ने भी जाना, वो लाओ त्सु ने भी जाना, वो रैदास ने भी जाना, वो मीराबाई ने भी जाना, वो सूफी फकीरों ने भी जाना, वो बाउल संतों ने भी जाना। पहले स्वयं के भीतर जाना, है ना? किसी की मानी नहीं थी, स्वयं के भीतर सत्य का साक्षात्कार किया। और जब वो हो गया, तब उन्होंने देखा दूसरे लोगों में, ठीक जो मैं कहता वही बात इन्होंने कही है। इसका मतलब इन्होंने भी उसी बात को जाना है। जैसे विज्ञान का प्रयोग है, एक वैज्ञानिक ने अपने घर में कुछ प्रयोग किया और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा, उसने कुछ गुणा भाग बिठाला, फार्मूला निकाला, ठीक है? वो सोच रहा है कि मेरी ओरिजिनल खोज है, आज तक उसे नहीं पता था, उसने स्वयं ही यह बात खोजी, है ना? लेकिन बाद में अगर वो लाइब्रेरी में गया और उसने अन्य किताबें देखी दूसरे वैज्ञानिकों की, और उसने देखा कि अन्य वैज्ञानिक भी इसी फार्मूले पे पहुंच गए जिस पे मैं पहुंचा हूं, इसका मतलब उनका ऑब्जर्वेशन भी सही था, सेम। है ना? ही विल एग्री, है ना? इसका ये मतलब नहीं कि वो किताब पढ़ के उसकी मान के उसने प्रयोग किया जी। था, उसने प्रयोग पहले किया था, पहले किया। खुद पहले जाना, फिर उसको दूसरे को भी अप्रिशिएट कर सकता है कि अरे वाह क्या बात है, लाओ त्सु ने भी ठीक वही बात लाओ कही त्सु जो मैं कहता, है ना? संत रविदास भी वही कह गए कह रहे, जो मैं कहता, है ना? और कृष्णा तो भी और वही कह सहजो भाई वही कह रही हैं जो मैं कहता, कि चरण दास भी वही कह गए। फिर तो सैकड़ों संतों की वाणी पर ओशो ने व्याख्यान दी, कैसे पता चला उनको? इन संतों को तो वो नहीं जानते थे, इनसे कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन उनके वचन प्रमाण है उनके लिए, क्योंकि उनसे मैच कर रहे हैं, उनसे मैच कर रहे हैं, इसलिए वो कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है, क्योंकि खुद से जाना खुद उन्होंने, से जाना जाना। है उन्होंने। तो मान के नहीं चले, वो किसी को नहीं मानते। निश्चित रूप से लाओ त्सु पर उन्होंने हिंदी में और अंग्रेजी में 2 बार प्रवचन मालाएं दी। यह सौभाग्य केवल गौतम बुद्ध और संत कबीर को मिला है। ओशो सैकड़ों ज्ञानियों पर बोले, पूरे विश्व के भिन्न भिन्न देशों के। केवल लाओ त्सु, कबीर और बुद्ध पर 2 भाषाओं में बोले। अन्यथा जिस पर हिंदी में बोले हैं उस पर अंग्रेजी में नहीं बोले, जिस पर अंग्रेजी में बोले हैं इस पर हिंदी में नहीं बोले। लेकिन बुद्ध, कबीर और लाओ त्सु को निश्चित रूप से वे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, है ना? उनका रूम का एक बार नाम भी लाओ त्सु था जिसमें वो रहते, हाँ जी, उनके घर का घर का नाम हमेशा लाओ लाओ त्सु त्सु हाउस रहा। रहा, जहाँ हाँ। कहीं भी वो रहे उसका नाम लाओ त्सु हाउस रहा।
लाओत्सु के साथ ऐसा समझो बिल्कुल एक आत्मीय था, हुँ, यानी बुद्ध के साथ कहीं कहीं पे राजी नहीं है। हुँ, मान लो बुद्ध भिक्षाटन करते हैं और हजारों लोगों को उन्होंने भिखारी बना दिया, हुँ, ओशो कभी इससे राजी नहीं होंगे, है ना? कहते तुम राजमहल में रह के और सबको समृद्धि सिखाते, अपने राजपाट का विस्तार करते, उन्नति करते, वो ज्यादा उपयोगी होता, इतने बुद्धिमान थे। मतलब भीख, ग्रस्त तुम्हारे भीख मांगने से किसी का कल्याण तो नहीं होता मतलब ग्रस्त में रह के भी सन्यासी बना जा सकता था। है। तो बुद्ध से यहाँ राजी नहीं होंगे वो, हुँ, है ना? यहाँ पे भेद हो जाता हुँ, है ना? बुद्ध ने जो त्याग और तपस्या की, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ, है ना? तो लेकिन फिर भी उनके शिष्य वही कर रहे हैं, आज भी। आज भी कर रहे हैं, 2500 साल हो गए फिर भी कर रहे हैं। दिस इज टोटली नॉनसेंस, है ना? तो बुद्ध की बहुत सी बातों से ओशो राजी नहीं होंगे, नहीं, 99% राजी हैं, हुँ, लेकिन 1% नहीं, असहमति भी व्यक्त करते हैं। कबीर की भी 99% बातों से राजी हैं, है ना? संतों में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में कबीर को रखते हैं, सर्वाधिक प्रिय में स्पष्ट रूप से गिनाते हैं, जितने भी संत हुए हैं उनमें सर्वाधिक प्रिय कबीर हैं, उसके कारण भी बताते हैं। लेकिन फिर भी 0.1% कोई पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जहां वो सब सहमत नहीं होंगे सहमत कि नहीं। ये बात ठीक नहीं थी, हुँ, है ना? लाओत्सु के बारे में वो 0.1% भी नहीं है जहां असहमति कर रहे हैं, 100%। ऐसा लगता है कि बस जैसे ओशो ही लाओत्सु हैं हुँ, या लाओत्सु ओशो ही थे, ओशो ही है ना? बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग, है ना? क्योंकि भारत में लाओत्सु का कोई नाम ही नहीं जानता नहीं था। जानते। ओशो ने पहली बार जब लाओत्सु पर बोलना शुरू किया, बीच बीच में उसके जीवन की घटनाएं सुनाते थे, तो लोग चकित होते थे, कौन लाओत्सु? ताओइज्म चीन में प्रचलित धर्म था, लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना, क्योंकि हम जिस चीन को जानते हैं वो तो माओ त्से के बाद वाला चीन है, हुँ, जहाँ धर्म की जड़ें उखाड़ के फेंक दी गई, है ना? मंदिर नष्ट कर दिए गए, बौद्ध धर्म भी नष्ट कर दिया गया, ताओवाद भी नष्ट कर दिया गया, कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं। तो ये तो कम्युनिस्टों के बाद वाला, लाल क्रांति के बाद वाला चीन है, ये वो चीन नहीं है जहाँ पे बौद्ध धर्म का झंडा फहराता था या जी, ताओइज्म का भी प्रचलित था। और इन दोनों के मिलन से तीसरा धर्म पैदा हुआ, झेन, हुँ, जापान में जाके जो फला फूला। जी, ये कुछ बात ही अलग थी, ये कहानी कुछ और थी। अब हम जिस चाइना को जानते हैं ये वाला ये बहुत चाइना, बिल्कुल इसका अलग है। इतिहास बिल्कुल भिन्न है। हुँ, ये गहन रूप से आध्यात्मिक था। तिब्बत सब जानते हैं, दुनिया में जी, अगर कोई सबसे ज्यादा आध्यात्मिक कोई देश था तो तिब्बत। तिब्बत था, है ना? चाइना ने उसको भी नष्ट कर दिया, उसकी भी जड़ें उखाड़ दी। निश्चित रूप से लाओ त्सु के साथ ओशो 100% सहमत हैं। और लाओ त्सु के वचनों पे जो उन्होंने व्याख्यान दिए हैं, कोई भी व्यक्ति जब सुनेगा उनकी आवाज, ओशो की सम्मोहक आवाज और लाओ त्सु के वचन की अनूठी व्याख्या, हम वो वचन पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे तो हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ये है क्या। हुँ, यहां तक कि हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये कोई आध्यात्मिक वचन है। लाओ त्सु के कहने का ढंग, उसकी उपमाएं, उसकी शैली काव्यात्मक, वो जो इशारे और संकेत कर रहा है, वो थोड़े अटपटे हैं। हमारी हिंदी भाषा में हमें कुछ जमेगा नहीं, हमें समझ ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हमारे सिर के ऊपर से बात निकल गई। वो 4 लाइन का जब सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन जब वो 4 लाइन को ओशो समझाते हैं तो 1.5 घंटे में, तो आनंद आ आता है। हा हा क्या बात है। लगता है कि इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, है ना? कोई भी व्यक्ति, मैं निवेदन करता हूँ जो सुन रहे हैं मेरी बात, ओशो की प्रवचन माला है ताओ उपनिषद, लगभग 125 प्रवचन है, 1.5 पौने 2 घंटे के। और इतने ही प्रवचन अंग्रेजी में है, उसका नाम है ताओ द 3 ट्रेजर्स, ताओ के 3 खजाने। तो इनको जरूर पढ़िए, सुनिए, सुनने में और मजा आता है। हुँ, सुनने ओशो की वाणी का वो रस भी जुड़ जाता है, पढ़ने में वो बात नहीं बनती, सुनने में गजब हो जाता है। हुँ, और आप भी कहेंगे कि वाह लाओसु वाह। बस आपसे 1-2 सवाल और लूँगा। जी, क्या आज भी ओशो है? उनके प्रेमियों के लिए हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी, उनकी ऊर्जा, उनके शिष्य, उनके प्रेमी महसूस करते हैं। विशेषकर ओशो ने एक दिया है समय, संध्या समय, जहाँ उनके शिष्य मिलकर उत्सव में डूबेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे,
ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे एक सेलिब्रेटिव मूड में, और फिर सेलिब्रेशन के बाद मेडिटेशन में डूबेंगे, शांत निश्चल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ओशो का प्रवचन सुनते हैं अथवा वीडियो देखते हैं। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने दी है। इस विधि को जो अपनाएंगे वो नियमित रूप से मेरी उपस्थिति को फील कर पाएंगे। ऐसे तो इंडिविजुअल भी फील कर सकता है अपने आप, है ना। जिससे प्रेम का नाता है वो कभी मरता नहीं मरता नहीं। है ना, ठीक प्रेमी बात। के लिए कभी नहीं मरता। और ओशो तो ये आश्वासन दे के गए हैं कि मैं सदा सदा रहूंगा। जाऊंगा कहाँ? हुँ, नदी सागर में मिल गई हुँ। तो क्या पानी का एक भी परमाणु नष्ट हो गया उसमें से? नहीं हो सकता। नहीं है, सर्वत्र मौजूद है। पहले लिमिटेड दायरे में था, दो तटों के बीच से होकर बह रहा था। अब कोई दायरा नहीं है, अब कोई तट नहीं है, अब सर्वव्यापी हो गया, ओमनी प्रेजेंट। तो ओशो की मौजूदगी ओमनी प्रेजेंट है। अंग्रेजी का यह शब्द मैं विशेष रूप से यूज करता हूं, प्रेजेंट लाइक ओम। एक ओम की ध्वनि है, सेलेस्टियल साउंड, ब्रह्मनाद जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड का संगीत सारे जगत में गूंज रहा है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं और फिर मेडिटेट करते हैं, शांत हो जाते हैं, तब हमें वह ध्वनि सुनाई देनी शुरू होती है, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। और एक बार उससे हम सुनने लगे, तब हम पाते हैं हम अपने गुरु से कनेक्ट हो गए। आज तक जितने भी गुरु हुए हैं वे सब उसी ओंकार रूपी परमात्मा के सागर में विलीन हो गए हैं। अलग से उनकी आइडेंटिटी नहीं जी, है। जी। इतनी सारी नदियां समुद्र में मिली तो अलग अलग अब वो नहीं बची, अब सागर रूप हो गई। स तो ऐसे ही परमात्मा ओंकार स्वरूप है। और समस्त गुरु जब अपनी भौतिक चोला छोड़ देते हैं तो उस महासागर में वे भी ओंकार स्वरूप परमात्मा हो जाते हैं। और इस ईश्वर के स्वर को कोई भी व्यक्ति शांत होकर सुन सकता है। उसकी विधि ओशो ने कही है। तो पहले ऊर्जावान हो जाओ, नाच लो, गा लो, झूम लो, ताकि तुम प्रफुल्लित हो जाओ। फिर चुपचाप बैठो। फिर एक टेक्निक है, हल्का सा संगीत बजेगा, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, 3 बार ऐसा होगा। तो जब संगीत बजेगा तो हम सुनने में अपना सारा ध्यान लगा देंगे। उसकी वॉल्यूम क्रमशः कम होती जाएगी और वो अचानक बंद हो जाएगा, और हम सुनने को उत्सुक थे। हुँ, हम पूरे एनर्जीफुल होके बैठे हैं, निश्चल होके, और सुनने में लौलीन, और सुनने को कुछ नहीं बचा। म्यूजिक बंद। वो स्वयं इशारा करते थे म्यूजिशियन को वहां बंद करने के लिए। म्यूजिक बंद। अब क्या होगा? वी आर ईगर टू लिसन एंड देयर इज नो साउंड, देन वी विल स्टार्ट लिसनिंग द सेलेस्टियल म्यूजिक। वो ब्रह्म का जो नाद है, जिसे ओंकार कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वह सुनाई पड़ने लगेगा। तो ओशो शरीर से विदा लेने के पूर्व यह विधि सिखा गए कि इस विधि तुम सदा सदा मेरे संग जुड़ पाओगे। और फिर मुझे स्मरण आता है, ओशो ने यह बात करीब 70 के दशक के आरंभ में बताई थी, लगभग 20 साल पहले, जब वे पतंजलि के योग सूत्र पर प्रवचन माला दे रहे थे। आप पढ़िएगा अथवा सुनिएगा, 15वां प्रवचन। उस सीरीज का नाम है योगा दी अल्फा एंड दी ओमेगा। 100 प्रवचन, मोटी किताब है 100 प्रवचनों की। उसमें 15 प्रवचन, जिसमें पतंजलि कह रहे हैं कि कोई भी गुरु अपनी देह त्याग कर परम गुरु परमात्मा हो जाता है, ओंकार स्वरूप हो जाता है। यहाँ परम गुरु का मतलब ही परमात्मा है ना? गुरुओं का गुरु उसका नाम है, द मास्टर ऑफ द मास्टर्स, है ना। और शिष्य को उससे जुड़ने के लिए ओम का जाप करना चाहिए, और जाप से फिर अजपा में पहुंच जाना चाहिए। तो आरंभ में हम कर सकते हैं, चाहे तो ओम 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 थोड़ी देर 2-3 मिनट किया, फिर चुप हो गए और सुनने लगे कि क्या ओम जैसी कोई ध्वनि गूंज रही है। तो एग्जैक्टली ओम जैसी नहीं, राम जैसी नहीं, किंतु इन दो शब्दों से मिलती जुलती कुछ कुछ। इसको हम अपने कंठ से किसी को बताना हो कि कैसी सुनी, तो हम या तो ओम कहेंगे या राम राम कहेंगे। कहेंगे। इनसे मिलती जुलती एक ध्वनि भीतर हमने सुनी, भ्रामरी प्राणायाम जैसी। तो उसमें समस्त गुरु समाये हुए हैं, वे सब परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, ओंकार हो गए हैं, और शिष्य उनसे जुड़ सकता है। तो आपने पूछा है कि क्या ओशो आज भी आपके लिए हैं? जी हाँ हैं, और सदा सदा रहेंगे। उनकी जुड़ने की विधि भी यह है। और जो लोग सिर्फ़
ओशो को सेक्स के लिए जानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो मतलब इतने जो अध्यात्म में बड़े थे और उन्होंने इतनी सारी चीज़ों पे बात करी, उनके लिए क्या मैसेज है जो आज भी इस उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया ओशो की किताब फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस अंग्रेजी में, हिंदी में संभोग से समाधि की ओर, कृपया शुरू से लेके अंत तक पढ़ पढ़ें? लीजिए। सिर्फ 5 प्रवचन हैं, डेढ़ घंटे, 1-1 घंटे के ही हैं, 5 घंटे आपको, एक रात में आप पूरी किताब पढ़ जाओगे। और अगर कोई एक अश्लील बात मिल जाए तो आप मुझे आके गोली मार दीजिएगा, मैं सहर्ष बहुत बड़ी मरने को बात बोली तैयार है। हो जाऊंगा। एक बात अगर आपको कोई लगे कि खराब है, एक बात, आप मुझे गोली मार दीजिएगा, मैं उसके लिए रेडी हूं। अब एक बार पढ़ो तो सुनो तो वो क्या कह रहे हैं, कहां से कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक शब्द को पकड़ के ना बैठ जाओ, है ना। बीमारी से स्वास्थ्य की ओर किताब में तो आप बीमारी शब्द को नहीं पकड़ो, ठीक बात, स्वास्थ्य की ओर जाना है ना। गरीबी से अमीरी की ओर में, तुम गरीबी शब्द को पकड़ रहा है, इससे तुम्हारी मानसिक दरिद्रता का पता चलता है। ठीक बात। यू आर इंटेलेक्चुअली वेरी पुअर। तुम जरा सी बात समझ, शीर्षक भी समझ ना आया तो कृपा करके पढ़ लो, है ना। और आप जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है ना। ध्यान साधना की एक विधि है। हम अपने होश को जीवन के किसी भी आयाम में जोड़ सकते हैं, तो यौन क्रिया के संग भी जोड़ सकते हैं। डू इट मेडिटेटिवली विथ मोर अवेयरनेस, विथ मोर लव, और तुम्हारे भीतर रूपांतरण होने लगेगा। जी, एक दिन तुम पाओगे सहज ब्रह्मचर्य फलित हो गया। सारांश में इतनी सी बात है। जी, थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा जो आपने नहीं जी, पूछी, फिर हम समापन करें। जी, ओशो फ्रेग्रेंस का छोटा सा आश्रम सोनीपत जिला के जी, दीपालपुर गांव में है, जी, हरे भरे खेतों के बीच में, जी। पॉल्यूशन फ्री स्थान में जहां आप बहुत चैन की अच्छा है। सांस ले सकते हैं। जी, यहाँ पर महीने में 6-6 दिन के 2 कार्यक्रम होते हैं, 2 शिविर होते हैं। ये ओशो की विभिन्न प्रवचन मालाओं पे आधारित होते हैं। हर बार अलग प्रवचन माला होगी। ओशो ने इतना बोला है, हम जिंदगी भर करते रहें तो भी रिपीट करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। हर बार कुछ नया होता है। तो 2 शिविर 6-6 दिन के होते हैं, एक शिविर 3 दिन का होता है, और एक शिविर 1 दिन का वन डे कैंप होता है। इसमें स्वागत है, आपको जितना समय हो उसके अनुसार आप आ सकते हैं। इसकी एडवांस बुकिंग करनी होती, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी है, केवल 80 लोगों के रहने का स्थान है, इससे ज़्यादा को हम ले नहीं सकते। हाँ, वन डे कैंप में करीब 150 लोग आते हैं, क्योंकि वो आवास के लिए नहीं आते, सुबह से शाम तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा महीने में 4 हफ्ते ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप चलता है, जिसमें आप घर बैठे भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिविर हुआ है वही उसमें भी दिया जाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे तक रहेगी, ताकि उसमें समय का प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी समय जब आपको अवसर है, अपनी सुविधा अनुसार, किसी भी देश में किसी भी टाइम जोन में आप रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कि अफ्रीका में, अपने समय के अनुसार आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा जूम मीटिंग के द्वारा उपलब्ध है। दूसरी सुविधा जूम मीटिंग में ये हो गई है कि उसमें सबटाइटल भाषा ट्रांसलेटेड भी हो सकती है। मान लो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, और कोई मित्र जर्मन भाषा में पढ़ना चाहे तो उसको दिखाई देगा दिखाई स्क्रीन दे। पे जर्मनी भाषा में मैं जो कह रहा हूँ। तो भाषा का वो दीवार भी खत्म हो गई, है ना। कोई भी भाषा वाले देख सकते हैं। हजारों लोग इसका खूब लाभ उठा रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा, आपको कहीं आना जाना नहीं, अपने घर की सुख सुविधाओं में बैठे बैठे आप ओशो का रस पी सकते हैं, ध्यान में डूब सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। फिर इसमें कभी कभी हम प्रश्नोत्तर भी रखते हैं महीने में एक बार, कि जो लोगों के जो भी सवाल आए हैं हम ऑनलाइन यूट्यूब पर या फेसबुक पर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ताकि आपको यहाँ ना आना पड़े, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है आना जाना। विशेषकर महिलाओं के ऊपर घर में खूब जिम्मेवारी होती है, बच्चों की स्कूल भेजना, ये करना वो करना, घर में कोई बीमार है उसकी सेवा करना, तो उनका आना जाना मुश्किल होता है। इन सब का ख्याल रखते हुए ये ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, और ये कंटिन्यूटी में है, महीने के 4 हफ्ते कंटिन्यूस तो ये चलेगी। वेबसाइट से सब डिटेल मिल जाएगी? ये हमारे व्हाट्सअप से मिलेगी? रिसेप्शन के व्हाट्सअप नंबर को आप कॉल करिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 70-273-273-72। जी, हिंदी में बोल रहा हूँ, 70-273
273 72। हाँ, एक विनती है, मुझे फ़ोन मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं सुनूँगा, जी, और अगर कोई 2 बार से ज़्यादा कॉल करेगा तो उसको परमानेंटली ब्लॉक ब्लॉक कर कर दूँगा, देना। ठीक है? आप टेक्स्ट मैसेज भेजिए संक्षेप में, और या तो हिंदी में या अंग्रेजी में। वो जो मिक्सचर रहती है ना, लिखी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वो इंग्लिश। हमसे समझ नहीं आती। मेरे पास बुद्धि कम है, या तो अंग्रेजी लिखिए तो पूरी अंग्रेजी, हिंदी लिखें तो पूरी पूरी हिंदी। हिंदी। और संक्षेप में आप जो भी चाहते हैं, ओशो की किताब, ऑडियो प्रवचन, फोटोग्राफ, मेडिटेशन, म्यूजिक, व्हाटएवर यू वांट, मैं आपको लिंक के द्वारा वह भेज दूंगा व्हाट्सएप पर ही, जिसको आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। तो ओशो की 650 मौलिक मूल किताबें दोनों भाषाओं में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, डिजिटल रूप में सारे ऑडियो प्रवचन एचडी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। उनके बहुत से 10,000 से अधिक फोटोग्राफ, जिसमें से करीब 700 फोटोग्राफ एचडी क्वालिटी के हैं, जिनको प्रिंट करके बड़ा भी बना सकते हैं। सारे ध्यान, संगीत, भजन, कीर्तन इत्यादि उनके शिष्यों ने जो बनाए हैं, यह सारा खजाना फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध है, आपको लिंक पर भेज दिया जाएगा। तो ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से एक बहुत श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, ताकि ओशो अपने मौलिक रूप में सब तक घर घर पहुंच सकें। इसका लाभ उठाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी, आपने इतना समय दिया और इतनी हम्म, सारी बात बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और मुझे अवसर दिया, मैं ओशो की कुछ बातें शेयर कर सकूं जो मैं जानता हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, पर जो जानता हूँ निश्चित रूप से वह बहुत जी, लोगों उसके प्यासे हैं, और उन तक वह बात आपके चैनल के थ्रू पहुंच सकेगी। जी, शुक्रिया। धन्यवाद।